है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, जो हर 5 साल के बाद आता है। 5 साल पहले यानी चुनाव के दौरान जब जनता वोट डालती है, मतदान करती है, तो उसके मन में कई तरह के सवाल होते हैं, उम्मीदें होती हैं, कई आकांक्षाएं होती हैं शहर के विकास को लेकर। हम बात कर रहे हैं नगर परिषद की, हनुमानगढ़ की। SCN न्यूज ने बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है, ये पब्लिक है सब जानती है। इसी के तहत आज हम आए हैं वार्ड नंबर 27 में, जो इंदिरा कॉलोनी का क्षेत्र है। नई आबादी के बिल्कुल नजदीक में ये क्षेत्र है। काफी खुशहाल नजर आता है। पिछड़े लोग भी हैं, अगड़े लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम जानना चाहते हैं इन तमाम वार्ड वालों से कि आखिर उनकी समस्या क्या है। वो इसलिए ये पब्लिक है सब जानती है। इस कार्यक्रम में हमारे पास मौजूद हैं नगर परिषद के कमिश्नर श्रवण बिश्नोई जी, वार्ड के पार्षद देवेंद्र पारीक जी और निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हरपाल सिकंदर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम हम शुरू करें इससे पहले हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है। मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे बड़ा स्वागत स्काई न्यूज चैनल का है कि ये पब्लिक सब जानती है। आज ये सब खुल जाएगा क्या है। सबसे बड़ी सर समस्या यहाँ है कि कॉलेज रोड है जो टूटी पड़ी है पूर्णतः से। पहले वो बनी थी, परंतु जहां तक लग रहा है ऐसे कि वहां का जो ठेकेदार था वो घर पहुंचागा और वो टूट गई, और उसके बाद में पाइपलाइन बिछा दी गई और अभी वो टूटी हुई है। ट्रैफिक समस्या बहुत है वहां की। सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक समस्या है। ट्रालियां टपती हैं, घर है यहाँ, तो आवासीय नहीं है, कोई कमर्शियल नहीं है। यहाँ घर है, रेजिडेंस है, बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि गेट नहीं खोल पाते। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई दुर्घटना होने की संभावना है पूर्णतः। अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो पूर्णतः कोई ना कोई दुर्घटना होगी, जिसका जवाब क्या होगा। तो मेरा सबसे बड़ा यही सवाल है। आपकी पार्षद से कभी बात हुई थी सड़क को लेकर? हाँ जी सर, पार्षद जी से बात हुई थी, तो वो कहते बनेगी सड़क और इसके जो है गार्डर वगैरह जो है लगाने का प्रयास करेंगे। आश्वासन मिला हमारे को, यानी नतीजा कुछ नहीं है अभी सामने। जी आप बैठिए। हम चूंकि सवाल देवेंद्र पारीक जी आपसे है, जिस सड़क की बात ये कर रहे हैं, इनकी गुणवत्ता पर इन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि ठेकेदार गया और सड़क ध्वस्त हो गई। आखिर क्या है, हकीकत क्या है? गोपाल जी, सबसे पहले तो स्काई न्यूज का और आपका मैं इस वार्ड में यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और मैं नमन करता हूं वार्ड नंबर 27 की समस्त जनता को, जिसने मुझे मौका दिया कि आज मैं यहां बैठा हूं। निश्चित रूप से अरुण जी ने जो समस्या बताई है वो बिल्कुल जायज समस्या है वार्ड नंबर 27 की। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 27 का जो ये कॉलेज का रास्ता है, ये गेट पहले बंद था। सब लोगों ने प्रयास किया, जनता जागरूक रही, हमने इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया, ये रास्ता खुल गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जिस समस्या के समाधान के लिए रास्ते को खोला गया, उससे बड़ी समस्या इस रास्ते को खुलने के बाद में पैदा हो गई, क्योंकि हमारे शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो इतनी लचर है कि उधर ओवरब्रिज बना दिया, 5 नंबर गली में ऐसे गार्डर लगा दिए कि जमींदारों के इधर के जो ट्रैक्टर्स आते हैं वो अब उधर नहीं जाके सारे हमारे इस रास्ते से जाते हैं। और कमिश्नर साहब बैठे हैं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होने के बावजूद भी जिस ठेकेदार ने उस सड़क को बनाया उसकी घटिया निर्माण सामग्री थी। तीसरे दिन ही वो सड़क टूट गई। उसके लिए भी मैंने कमिश्नर साहब को लिख के भी दिया भी इस ठेकेदार की पेमेंट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में जो ये समस्या है 10 की 10 है। अभी आप पधारे हैं और मैं एक निवेदन ये भी करना चाहूंगा, और आपका अनुभव भी रहा होगा कि जो समस्याएं हमें हम मंच पे बताते हैं, चाहे हम बोर्ड के अंदर बोर्ड की बैठक में बताते हैं, उसका जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो
तो मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी मॉनिटरिंग करें कि जिस जिस वार्ड में आपने ये कार्यक्रम किए हैं उसके रिजल्ट्स कुछ आ रहे हैं क्या उन समस्याओं का। थैंक यू। कमिश्नर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की बात अभी हुई है और काफी आक्रोश है पार्षद में, खासतौर पर व्यवस्था को लेकर, बोर्ड को लेकर, क्योंकि जब दलीय बात करें तो पार्टी, इनके पार्टी का बोर्ड है, लेकिन जब एक पार्षद कहता है कि बिल्कुल पैसा रोक लेना चाहिए, भुगतान रोक लेना चाहिए, इसके बावजूद सुनवाई क्यों नहीं होती है? प्लीज आप बताएं। मेंबर साहब सही बात कह रहे हैं कि ये रोड पहले बनी थी, उसके बाद टूट गई थी, उसके बाद सीवर लाइन वो उन्होंने खोद दिया था, तो उसके बाद और ज्यादा खराब हो गई है। भुगतान की जो बात है तो अतिवृष्टि के अंदर जो भी काम हुए थे खराब, उनके भुगतान हमने रोक दिए जब तक वो रिपेयर नहीं करेंगे। सबको नोटिस दे रखे सब वापस रोड को रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद ही उनका भुगतान होगा। जिन जिन ने रिपेयर किया उन्हीं का भुगतान है, बाकी किसी का भुगतान अतिवृष्टि में अभी तक नहीं हुआ है। और इस रोड को दोबारा तोड़ने के बाद इसके दोबारा टेंडर लगाने पड़ेंगे और अभी करीब 27-28 काम है जो जिनके मौके भी देख लिए हैं। थोड़ा चेयरमैन साहब इनके मौका वगैरह देखना चाहते हैं तो वो 1-2 दिनों के अंदर बाहर गए हैं, तो आते ही ये जो टेंडर निकलेंगे तो उस 27-28 गाँव में ये रोड प्रायोरिटी पर है। समस्या बिल्कुल गंभीर है, जायज है। मैं खुद यहाँ से कई बार गुजर चुका हूँ, मेरे ध्यान में भी है, लेकिन जब से मेरे को इसके बारे में पता चला या ध्यान आया उसके बाद हमने कोई बड़ा टेंडर निकाला नहीं। और अब अपनी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर इसके टेंडर डेफिनेटली निकाल दे, 100% कर देंगे इसको। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में सड़कों की समस्या, जो कि हम बात कर रहे हैं अभी, सड़कों की स्थिति क्या है? हमारे जी एक तो सड़कों की ऐसी समस्या है, जो जितनी भी सड़कें हैं सब टूटी है। 1 नंबर गली वाली जो सड़क है, इसने पैप डाला है, उसमें पूरा लीकेज है। हम कई बार गड्डी लेकर उधर गुजरते हैं तो हमारी जो 3 नंबर वाली गली बंद होती है तो उधर गुजरते हैं और 4 नंबर में गुजरते हैं। तो 1 नंबर वाली गली साफ था, इसने पैप डाल दिया, सारी लीकेज हो गया। पानी ऐसा गंदा आ रहा है कि हमारे खुद को पीने का रोग है। हम जाके गंगानगर से दवाई लेके आए, पूरी तरह हमारी सेहत ठीक नहीं है, तो पानी का कुछ सुनाई नहीं है, सफाई की कुछ सुनाई नहीं है, कचरा पात्र नहीं है हमारे, तो जितना भी कचरा नाली में फेंक देते हैं, फिर हमारे आगे घर वालों से। हम सिर्फ सड़कों की बात करना चाहेंगे, आपने बताइए बिल्कुल सही है, आप बताइए सड़कों की क्या स्थिति है आपके वार्ड? सड़कों की व्यवस्था बहुत खराब है और ठेकेदार जो भी है काम करने आते हैं और आपकी पेमेंट उठा के चले जाते हैं, काम नहीं होता। आप बताएं सड़कों की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? सड़कों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। जहाँ पे पानी का कनेक्शन लोग करवा लेते हैं उसके बाद भी उसके कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहाँ पे टूटी फूटी सड़कें होती है जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। यानी कुल मिलाकर सड़कों की स्थिति नहीं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बताइए। मैं उदयपाल शर्मा। वार्ड की सड़कों की हालात और हमारे एफसी रोड पे नाले की कई बार हमारे पास मौजूद आयुक्त साहब, AN साहब को सबको कई बार लिखित में दिया है, कोई गौर नहीं हो रहा। हमें एक ही चीज की खुशी है कि हमारा जो वर्तमान पार्षद है वो हमारे साथ मिले जुले रहता है, इससे हमें संतुष्टि है। इसके सिवाय नगर परिषद से हमें कुछ नहीं। यानी पार्षद अच्छे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, फिर भी आप संतुष्ट हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हमारा बेटा है, उसके ना 2 लड़कियां हैं और लड़का विकलांग है, वो हम कार्ड बनवाना चाहते हैं, उसका बस बन जाए, और कोई इच्छा नहीं, इतनी बहुत है हमारे को। सीधे कमिश्नर साहब आप इनको बताएं क्या हो सकता है? माता जी अभी पेंशन महाअभियान चल रहा है और वार्ड वाइज इस अभियान का कार्यक्रम है। आपके वार्ड में भी कैंप लगेगा। बच्चा विकलांग है तो विशेष योजना है, उसके अंतर्गत पेंशन बन सकती है, चाहे BPL में आप हो या नहीं हो। BPL में नहीं हो तो बन जाएगी, पेंशन बन जाएगी। वो सरकार ने जो बैन था BPL का बैरियर है वो हटा दिया है और अभी हर रोज 50 पेंशन बन रही है, जिसमें विशेष योग्यता वृद्धावस्था विधवा पेंशन है। तो अभी आपके वार्ड में मेंबर साहब को कार्यक्रम दे दिए हैं और आपके वार्ड में कैंप लगेगा। उस कैंप के अंदर आप डॉक्टर भी बैठे हैं, अगर सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ विकलांगता का, वो बना हुआ तो आपका 101% पेंशन बन जाएगी। बिल्कुल आपको पेंशन जाएगा, की सुविधा मिलेगी, वृद्धावस्था पेंशन भी बन जाएगा आपका और बच्चे की विकलांगता पेंशन भी बन जाएगी।
हाँ आप रोजगार भी नहीं है बेटे का, इतना थोड़ा बहुत है, कलेक्ट्री करता है, बस पे मसा बच्चे पालता है जी। आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? मेरे को मिलती है। उसको भी मिल जाएगा, विकलांग विशेष योग्य जन पेंशन। बस मेरे पोते को थोड़ी सी इच्छा हो जाए, मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी मिले। इधर से आप कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? हाँ, आप अपना नाम बताएं ताकि उस दिन याद रखे ये काम करें। एक मिनट। हाँ माता जी, आप अपना। माया जी, माया देवी। पोते का क्या नाम है? हाँ जी, पोते का बेटे का राजेंद्र कुमार जी चुग, पोते का वरदान। हाँ जी, 5.5 साल का हो गया। 5.5 साल का है वरदान। आप बताएं। हाँ जी, मेरे पर्दे आए भाई को सबको नमस्कार मेरी। पर एक ही मतलब ये समझ में आती है कि सरकार जो मेन बनाती है ना, उससे अलग आगे क्यों चल जाते हैं? क्यों कि गरीबों को पैसा प्लाटों के लिए, तो हमारे देखो जाके 10-10 फुट जगह आती है, जो मेरे पार्टी में जगह है ना, उसमें बच्चों को 10-10 फुट जगह आती है। पैसों के लिए दरखास्त लगा दी, 3 महीने पीछे फिराया कि आप फलाना अफसर ने साइन नहीं किए, उसने नहीं किए, साइन होंगे तो फिर ही आपका काम होगा। लास्ट में मैं गया, भाई देखो आप जीते हम हारे, तो हमारे जो कागज दिए ना आपको प्लाट के, तो मेरे को वापस कर। अब मेरे पास में और कोई चारा नहीं है। अब देखो ये तो ये है कि मैं तो मेरा प्लाट बेचूंगा, मैं दूसरी जगह कमा लूंगा और क्या करूंगा। कहते कि नहीं अब आपको कागज नहीं मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। तो इतना 3 महीने पहले क्यों नहीं मिले पैसे? क्या पट्टे की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। कहाँ है घर आपका? कहाँ है? मेरा ये 3 नंबर का ही मकान है। तो उसमें पैसे फिर जाके मेरे को कहते कि आप ये लिखो कि जी मैं पैसे नहीं लेने चाहता। मेरे से फिर वो साइन करवाए, लिखवाया, तो फिर जाके मेरे कागज मिले। ऐसे हालात में ये करेंगे तो क्या सुधार करेंगे? और जो पेंशन के लेख है उसको वो कागज पकड़ेंगे कि जिस कागज में उम्र कम है। अगर मेरी इतने आदमी के सामने उम्र कितनी दिख रही है, तो तेरी तो उम्र बिल्कुल कम है, कागजों में कम है, तो हम क्या करें? अरे जो मतलब कि मेरे देखो ना राशन कार्ड में उम्र कितनी है। हाँ, अनपढ़ का ये होता है कि जो बोल दिया सो ऊपर लिखा दी, सो लिखा दी कि आपके परिचय पत्र में कम है। अरे मैं मतलब कि 65-67 साल की उम्र मेरी, और अभी कहते हैं कि कुछ नहीं, अभी पेंशन के लायक नहीं है। ऐसी हालात में फिर सड़कों का मामला देखो कि ये सड़क जो ये डाले आपने पैप डाले हैं, ये पैप इस सड़क बनने से पहले भी डाल सकते थे। इधर से सड़क बन गई, 2 नंबर का माल गिर गया, फिर उस सड़क को उखाड़ दिया, पैप निकल डाल दिए, और वो हालात देखो कैसे हो रहे हैं। किस सड़क की बात कर रहे हैं? कहाँ है वो सड़क? ये एक सही रोड वाली सड़क है, उसको लगा देखो क्या हालात कर रहे हैं। तो ऐसे ही मामले कितने काम पड़े हैं, उतने क्या क्या बताएं। नहीं, हम आपसे फिर जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपने पार्षद को कहा क्या इसके बारे में, पट्टे के बारे में? पार्षद को तो देखो जी मैंने कहा था, उसने कहा देखो जी वो अफसर करेंगे तो उनको करना पड़ेगा। मीटिंग चले बाद पर पार्षद क्या करे उसमें? जो मेरे को वो कैट साहब है यहाँ मतलब हमारे मोहल्ले में रहता है, उसी ने लटका रखा, तो बाद में वही कहता कि आपको पैसे मिलेंगे। वो पार्षद उसमें क्या कर सकता है? कोई नहीं, हम बात करेंगे। देवेंद्र जी, मामला क्या है इनका? नगर परिषद जो कच्ची बस्ती में पट्टा बनाती है वो 110 वर्ग गज का बनाती है जी। इनका प्लॉट जो है वो काफी साइज में बड़ा है, लेकिन इनकी बात ये जायज है कि भी इनके जैसे 4-5 बच्चे हैं तो उनको उस हिसाब से जगह आ गई थोड़ी थोड़ी, तो उनको फिर अलग अलग पट्टे पड़ने चाहिए ना। भी गरीब आदमी फिर कहाँ जाएगा? या तो मजबूरी में फिर उसको आने 2 आने में बेचना पड़ेगा औने पौने दामों में। तो कमिश्नर साहब से मेरी नगर परिषद प्रशासन से गुजारिश है कि इंदिरा कॉलोनी में अब हमारे कोई कच्ची बस्ती वाली बात नहीं है, तो इंदिरा कॉलोनी को कच्ची बस्ती से बाहर कर देना चाहिए, ताकि लोगों को और जो कुछ सुविधाएं हैं वो उस हिसाब से मिल सके। और सारे, क्योंकि इंदिरा कॉलोनी की जो समस्या मैं बताता हूँ कि यहाँ इंदिरा कॉलोनी में 80% लोग ऐसे हैं जो कब्जाधारी थे, जिन्होंने शुरू के अंदर जो कब्जे किए थे, आज वो लोग यहाँ नहीं रहे, वो बेच कर चले गए। अब जो लोग रह रहे हैं उनके नाम पता नहीं बनता, क्योंकि वो सबूत सारे प्रूफ मांगती है नगर परिषद। तो मेरा कमिश्नर साहब से निवेदन है आपके माध्यम से कि नगर इंदिरा कॉलोनी को नगर परिषद
कच्ची बस्ती के उस क्राइटेरिया से बाहर कर दे और सामान्य कॉलोनी मान के, और जितने भी लोगों के पट्टे नहीं बन रहे हैं और चाहे उनके कोई भी साइज है उनके पट्टे बनाए। जी कमिश्नर साहब, जैसा कि पार्षद ने खुद कहा है, इसके बारे में नगर परिषद क्या कर सकते हैं, क्या रोक होगा? देखो, कच्ची बस्ती को डी नोटिफाई करने की जो प्रोसेस है, पहले जो कैंप लगा था उसमें तो सब लोगों ने कच्ची बस्ती के अंतर्गत पट्टे लिए थे। कच्ची बस्ती में जो पट्टा मिलता है वो सस्ता मिलता है। अब सारे लोग इस बात के लिए सहमत है क्या कि हम इसको डी नोटिफाई कर देंगे तो जो पट्टे की रेट होगी वो बढ़ जाएगी। फिर उनको ये दिक्कत आएगी कि ये दर है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है। अब तो कच्ची बस्ती में 2,500 रुपये पट्टा मिल जाता है, फिर इसकी अमाउंट में 1,00,000 1.5 लाख रुपए। फिर बाबा जी कहेंगे इतने रुपए हम गरीब कहाँ से दें? तो आप डरा रहे हो लोगों को। आप ये पूर्णतः सुनिश्चित हो जाए कि आप अगर इसको कच्ची बस्ती से बाहर करवाना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, लेकिन नियमन की रेट फिर है वो ज्यादा लगेगी। हाँ देवेंद्र जी, ये जो दूसरी बात कर रहे थे कि जहां तक सड़कें टूटने की बात है, मेरा तो आपसे भी ये निवेदन रहेगा कि पानी और बिजली जो है वो मूलभूत समस्या है जनता की। तो आप पीएचईडी के और इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और बुलाएं इस कार्यक्रम में, ये मेरा सुझाव है आपको। बिल्कुल हम इस पर बात करें, लेकिन पहले ये कुछ कहना चाहती हैं, आप बताएं। मेरी गुड़िया को थैलेसीमिया है, उसको 15 दिन बाद ही ब्लड चढ़ता है और हर 15 दिन 1500 रुपये लगता है। हमारा काम भी इतना नहीं है, दुकान टूटने वाली है, रेलवे लाइन के पास है। आप हमारी सहायता करें, बच्चे की कोई पेंशन वगैरह या कोई सहूलियत हमें मिल सके। कमिश्नर साहब, क्या हो सकता है नगर परिषद की ओर से इस तरह के प्रकरणों में? आई थिंक ये विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, उसके अंतर्गत आपको काफी मदद मिल सकती है। जांच हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं करते जब भी जाते हैं और उसको हर सारी उम्र ही ब्लड चढ़ेगा। या तो यहाँ उसकी सहूलियत हो जाए, सिरसा जाना पड़ता है हमें, यहाँ सुनवाई नहीं करते जब भी जाते हैं। अब जांच भी निःशुल्क कर दी सरकार ने और मेडिसिन भी निःशुल्क है। सब बहुत सारी मेडिसिन, कैंसर की मेडिसिन है वो भी बहुत सस्ती और निःशुल्क कर दी है। तो आप सीएमएचओ साहब से संपर्क करें, हो सकता है आपको कोई मिले। बाकी पेंशन के रूप में हम कोई ऐसी हमारे पास स्कीम नहीं है कि आपको मदद कर सके। अगर आप कोई किसी पेंशन की कैटेगरी में आते हो तो हम उसके लिए मदद करें आपकी। चूंकि नगर परिषद एरिया से संबंधित नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल आप अपना नाम वगैरह पार्षद देवेंद्र जी को नोट करवा दें, हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करेंगे सीएमएचओ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास कोई रोजगार चलाने की आपकी इच्छा हो, आप कोई रोजगार स्वरोजगार चलाना चाहते हो और किसी प्रकार का लोन की व्यवस्था हो तो हम आपको SGSRY योजना के तहत, अगर आपकी रोजगार की इच्छा हो बाकायदा, एक तो ऐसा होता है कि पैसा लेकर और उसको हम यूज कर ले, फिर ठीक है लटकता रहता है। अगर वाकई आप कोई एक रोजगार चलाना चाहते हो तो हम SGSRY योजना के अंदर आपको अधिकतम 2 लाख रुपए का लोन दिला सकते हैं। हाँ जी, मैं रोजगार करना चाहती हूँ लेकिन सहायता करें तभी ना। 2 लाख रुपए का लोन आपको SGSRY योजना के अंदर मिल सकता है, जिसमें 25% सब्सिडी होगी, यानी कि 50,000 रुपए आपको अनुदान के रूप में मिलेंगे, बाकी रुपए आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो किस्तों में करना पड़ेगा आपको। अगर रोजगार करना चाहती हैं तो आप पूरा बात करके देवेंद्र पारिक जी से, पार्षद से, उनको एप्लीकेशन दीजिए और कमिश्नर साहब आप एप्लीकेशन आप लगाएं, फाइल करें, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका लोन सैंक्शन कराएंगे, मैक्सिमम 2 लाख रुपए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, आप में से कोई कुछ कहना चाह रहे थे? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मकान को नहीं थोड़ा मेरे बीमार है, मैंने चाहिए मकान चाहिए बस। नहीं है गोपाल जी भाई साहब, इनके साथ भगवान ने भी पढ़ा, वो क्या है कि अन्याय करने वाली बात है। ये खुद पूरा ढंग से बोल नहीं पाती, इनके पति का भी देहांत हो गया, इनका एक बेटा है वो भी मानसिक रूप से विकसित है, एक तरीके से बच्चियों की है वो भी शादी जन सहयोग से की है। इनका बीपीएल का कार्ड था वो कट गया, मैंने भी कई बार प्रयास किया इनकी पेंशन बढ़ाने का, और तो मेरी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है कि पेंशन का तो चलो अभी सरकार ने कर दिया, इनको मिल जाएगी, लेकिन कुछ आर्थिक सहायता भी, क्योंकि इनके न तो प्लाट है न मकान है, कुछ भी लोगों के घरों में काम धंधा करके बेचारी अपने बच्चों को पाल रही है।
तो बिल्कुल पात्र है मदद के लिए। तो नगर परिषद द्वारा ज्यादा से ज्यादा जो भी आर्थिक सहायता दी जाए उसके लिए मैं मांग करता हूँ। ऐसे मामलों में क्या हो सकता है नगर परिषद की ओर से? कमिश्नर साहब आप बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनका बीपीएल से नाम कट गया है, इनकी अगर ये आर्थिक स्थिति है, तो देखो अभी बीपीएल के सर्वे की बात मेंबर साहब ने की, सर्वे किया जाए, तो सर्वे ना तो कलेक्टर स्तर पर हो सकता है ना नगर परिषद पर। राज्य सरकार एक अभियान चलाती है, उसी लेवल पर सर्वे की बात होती है। अब ये क्या हुआ, बीपीएल सूची 2003 में जारी हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिए हैं कि बीपीएल सूची में नाम जुड़ना और कटना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है। इसको आप अभियान के रूप में मत लो। कोई आदमी अगर बीपीएल में गलत जुड़ गया है, उसकी शिकायत होती है, कोई अपील करता है, तो उसका नाम कट भी सकता है। इसके लिए उपखंड अधिकारी महोदय के यहाँ पर एक निर्धारित प्रपत्र के अंदर अपील करनी पड़ती है। उपखंड अधिकारी महोदय अगर नगर परिषद से संबंधित प्रकरण है तो हमसे जांच करवाते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो ग्राम से। नहीं, हम जानना चाहेंगे कि पात्र लोगों के क्यों कर रहे हैं राशन, इस तरह बीपीएल की सूची से जो पात्र लोग हैं, इसके बाद ये मैं नहीं बता सकता क्यों कट रहे हैं। इनके लिए अब क्या हो सकता है? इनके लिए ये हो सकता है कि माननीय उपखंड अधिकारी के यहाँ पर एक अपील करें बीपीएल में नाम जोड़ने के लिए, और डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि नाम जुड़ेगा, इसका एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके तहत विधिवत रूप से प्रोसेस करेंगे। और वहाँ प्रोसेस करने के बाद उपखंड अधिकारी महोदय हमसे जांच करवा के रिपोर्ट मांगेंगे और हम हमारे जांच के में पॉजिटिव भेज देंगे, प्लस मंडल में प्रस्ताव पास करके भेज देंगे, तो उसके पश्चात इनका बीपीएल सूची में नाम अपडेट हो जाएगा। ये प्रोसेस है, ये इसके लिए अभियान की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल अगर कोई आदमी पीड़ित है तो वो इंडिविजुअल अपील करे, हम एक ज्ञापन लेकर चले जाते हैं, सबको जोड़ दो साहब, एक सर्वे कर लो साहब, तो ये एक लंबी प्रोसेस है। उसके चक्कर में फिर जो पात्र लोग हैं वो भी बचे रहते हैं। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसके तहत आप वहां अपील कर सकते हो और आपका नाम जुड़ सकता है। और इसके अलावा रही सहायता की बात, तो सहायता के रूप में पेंशन आपकी नहीं बनी अभी तक, बनी नहीं है, कट गई। अब आपके वार्ड में कैंप लगेगा 5-10 दिन के अंदर अंदर, इनको मेंबर साहब को पता है। आपकी विधवा पेंशन है वो, या विधवा पेंशन बना दी जाएगी। अब बीपीएल का कोई बैरियर नहीं है, वो पेंशन आपको बना दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना के अंतर्गत आपको 2000 रुपए भी हम दिलवा देंगे। ये जो हम जिस स्कीम के अंदर, गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर आपको जितना बेनिफिटेड कर सकते हैं हम उसको करवाएंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई रोजगार वगैरह चलाना चाहते हैं तो उसके लिए SJSRY है, कोई ट्रेनिंग लेना चाहती है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी SJSRY योजना में, सिलाई का, ब्यूटी पार्लर्स का, कढ़ाई का और इस तरह की ट्रेनिंग्स भी होती है, फिर उनको लोन मिलते हैं। तो अगर उसमें आप रुचि रखते हो तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देवेंद्र जी, चूंकि आपके वार्ड का मामला है और आप, हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस प्रकरण को आप सही ढंग से जिस तरह से आप रखते हैं, कमिश्नर साहब से चर्चा करके जहां भी जरूरत पड़े बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं। और कम से कम इस तरह के जो प्रकरण है इसमें हम सबको इस तरह से उदारता बरतनी चाहिए। कमिश्नर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे SDM साहब तक जाना पड़े, कलेक्टर साहब तक जाना पड़े, इस परिवार को राहत मिलनी चाहिए। हरपाल जी का, हाँ बताइए आप कुछ। मैं पहले तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं कमिश्नर साहब को ये बता देना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 27 में नहीं, पूरे शहर के अंदर कहीं भी देख लो आप, जहां भी जिसको जरूरत है वो बीपीएल में नहीं जुड़ा हुआ है। सिर्फ 30% लोग हैं जो वाकई में जुड़े हुए हैं, और 70% लोग कैसे ये 2003 में कैसे सूची बनी, किस तरह से बनी। हालांकि नगर परिषद को भी ये नहीं है कि कोई पता नहीं है, पता है सब कुछ, और उसके होते हुए उन लोगों को अगर कट नहीं रहा, चलो जुड़ने की बात तो नहीं है। जो सामने नजर आज हरपाल सिंह बीपीएल में है, सबको नजर आ रहा है हरपाल सिंह बीपीएल में नहीं है, उसका कटता क्यों नहीं है? ये तो कमिश्नर साहब बताए ना हमें भी, कटता क्यों नहीं है उसका भी? चलो जुड़ने की प्रक्रिया नहीं है इनके पास, तो क्या काटने की प्रक्रिया नहीं है इनके पास? हाँ, हटाने की प्रक्रिया बता दीजिए। सुनो, मैंने दोनों बात कही थी, आपने सुना नहीं। जुड़ने की भी प्रक्रिया है और हटाने की भी प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया जब तक कोई आदमी उसकी लिखित में शिकायत नहीं करे तब तक वो वहां अपील करनी पड़ती है। हटाने के लिए भी अपील कर, ऐसा नहीं है कि मैं आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू ऐड एंड टू डिटेक्ट इन द बीपीएल लिस्ट। उसके लिए SDM के यहाँ पर आपको अपील करनी पड़ती है। उस अपील में कटने का भी प्रोविजन है और उस अपील के देने का भी प्रोविजन, दोनों नाम है। बिल्कुल आप यहाँ बोलते हो जरूर, तो आप एक आदमी की शिकायत करके वहां पर लेके जाओ ना, उसकी जांच कराओ, साहब ये गलत है, अपील करता हूँ मैं, इसका नाम जोड़ा काटा जाए यहाँ से।
या फिर ये इसमें बात जोड़ने की या वो बात नहीं है, परंतु देखो आप जो कर्मचारी लगाते हैं जिस तरह से लगाते हैं उनकी सही स्थिति में सही प्रक्रिया में बढ़ते नहीं है बिल्कुल। अगर बड़े जो पात्र लोग हैं वो रह जाते हैं, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि सभी के सभी गलत नहीं है, परंतु 30% मान लो, 40% मान लो, इससे ऊपर जो लोग 60% भावी जो अपने प्रभाव रखते हैं वो लोग बना जाते हैं गार्ड, उनकी क्या जरूरत पड़ती है उनको बीपीएल की। और ये मेरी बात किसी को बुरी भी ना लग जाए, देखो मैं हम इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप बताएं। मेरे माँ बाप है वो है ना, उसको पैसे नहीं मिले, वो बिल्कुल गरीब है बेचारे। अभी 15 दिन हुए मम्मी ने ऑपरेशन करा, सरकारी में तो किसी ने सुनाई करी नहीं, और प्राइवेट में इधर उधर से कर्जा लेके 15,000 का ऑपरेशन कराया। उनको पैसे मिले नहीं। भाई है एक, उसको 2,000 भी नहीं मिलते महीने में, उसको पैसे नहीं मिले। जब वो कह रहे थे आप इधर कह क्या, जैसे अभी पेंशन की बात हो रही है, पेंशन के लिए कैंप लगेगा आपके वार्ड में और उनको आप भेजिए, निश्चित रूप से पेंशन मिलेगी। तो काफी देर से ये कुछ कहना चाह रही हैं, आप बताइए। हाँ जी, कमिश्नर साहब, स्काई न्यूज वाले, सिकंदर भाई साहब, खास करके हमारे पार्षद साहब, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये बात है, ये हमारे नालियों की समस्या बहुत है। हमारे नालियों में सफाई नहीं रहती, कोई झाड़ू की व्यवस्था नहीं है। तो आप कमिश्नर साहब, आप सामने बैठे हो, सामने कचरा देखो कितना बड़ा है। तो यहाँ पार्षद का इतना तो मतलब है जो कचरा उठवाने का, या पार्षद को इतना तो ध्यान है कि सफाई। पार्षद तो कहीं किसी का पुतला बांधने चले जाते हैं, कहीं किसी की कोई व्यवस्था है वहां चले जाते हैं। ये तो कागजी पार्षद जी हैं, कागजी पार्षद जी हैं, इनके कोई हमारे वो व्यवस्था नहीं है पार्षद साहब की, ठीक है। इनको अखबार में फोटो होनी चाहिए, सिर्फ ये फोटो के शौकीन के, फिर सिर्फ इनकी फोटो होनी चाहिए अखबार में। क्यों कि इतने पार्षद है, किसी की फोटो नहीं आती, सिर्फ देवेंद्र पारिक की फोटो पहले पन्ने पे होती है। मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ, ये 3 नंबर सड़क बनी है, तो वो सड़क बना के ठेकेदार घर पे कौन से होंगे? जो ये 3 नंबर वाले को मैं बहुत भोले समझती हूँ, जो वो लोग बोले नहीं। तो वो सड़क के कमिश्नर साहब, आप नीचा मुंह करो, वहाँ ऊंचा मुंह करके मेरी बात सुनो। तो वो सड़क ऐसी हो रही है तो उसके कंकर उठा के अपनी छत पे डाल सकते हैं। तो उसका घोटाला किसने किया? ये पार्षद ने किया, या चेयरमैन ने किया, या ठेकेदार ने किया? आज तो ये पार्षद हैं, ठेकेदार हैं, चेयरमैन जी हैं, इनको आप ये प्रधानमंत्री, आप ये मंत्री बना दें तो ये सारी जनता को लूट के टकार मार जाएंगे। बहुत आक्रोश है मैं पार्षद देवेंद्र जी आपको लेकर। आखिर क्यों है इस तरह की स्थिति क्यों आती है जब जनता इस तरह से आक्रोशित होती है? हम आपसे जानना चाहेंगे। सब इनका आक्रोश जायज है, इनका आक्रोश जायज है और इनके आक्रोश का मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि वार्ड नंबर 27 के एक एक आदमी में ऐसा आक्रोश होना चाहिए, क्योंकि जिस गली नंबर 3 की बात कर रहे हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए और आम जनता की, आप सबकी, कमिश्नर साहब की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 1 नंबर गली, FCI रोड, 2 नंबर, 3 नंबर, जो भी निर्माण कार्य हुआ वो स्कीम के तहत हुआ। और ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि वो रोड एक दिन भी नहीं चली, अभी भी वो पत्थर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कमिश्नर साहब को मौका दिखाया मैंने। और जहां तक घोटालों की बात है, पूरा शहर जानता है, किसी को आरोप लगाना आसान है और उसको कोई साबित करे, जनता सारी सुन रही है। 45 पार्षद है नगर परिषद में, कोई आरोप साबित कर दे उसी दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, मैंने एक बार पहले भी आपसे आग्रह सबसे किया था कि हमारा इस कार्यक्रम का मकसद ये नहीं कि हम किसी को कटघरे में खड़ा करें, इस तरह व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। प्लीज, हम समस्याओं की बात करें बहन जी, लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। प्लीज। हाँ, आप बताइए। बेटा मेरा दो बीमार रहता, गुर्दे खत्म से ते उन्होंने दवाई करा के मार के किराया नहीं भरिया गया। और मेरे लड़के ने मकान लेके देता, असि आप दस्या नहीं मेरे छोटे ना है कि तेरे ना है। असि हुण कागज बने ना के उदों असि नाल कागज ला के ते पैसे नहीं मिलते थे। आए मौका देख के गए चले। आज 2 महीने हो गए नगर पालिका के रह गए।
उस गरीब आदमी को पैसे नहीं मिलते। देवेंद्र जी कितना ठेकेदार ब्लैक लिस्ट करे हैं? आपने पार्षद को कभी कहा देवेंद्र जी को? देवेंद्र जी आप बताएं, माता जी क्या कहना चाहती हैं, क्या मामला है ये? जब इनका मामला मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है इनका कोई। माता जी आप मिल लेना मेरे से बाद में, जो भी मदद होगी आपकी निश्चित रूप से, जो भी मदद। आप एक बार पार्षद से आप मिल लीजिए। आज तहसील किराए के मकान और उसमें ज्वाइन 10 चाहिए। आप मिल लेना, अभी बात करेंगे अपने प्रोग्राम के बाद। प्रोग्राम के बाद आपसे बात कर लेंगे और बिल्कुल आपकी सुनवाई होगी जी। हाँ जी, कमिश्नर साहब से ये मैं पार्षद साहब से कहना चाहती हूँ कि 27 नंबर वार्ड पार्क कॉलोनी, वहाँ से मैं गुजर रही थी तो एक जेंट्स बेचारा नाली निकाल रहा था। मैंने कहा भैया क्या बात, वोट नहीं दिए क्या? बोले वोट दिए जब भी तो नाली निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा भैया आगे से ढंग का आदमी चुगड़ा, जो हमारे ये पार्षद साहब हमारा काम ही नहीं करवाना चाहते, तो पार्षद किस चीज के हैं, ये काम करवाओ। ये जो मीडिया में आने से, जो पत्र ये अखबारों में आने से, फोटोओं में प्रशंसा नहीं होती, प्रशंसा होती है काम करने से। ये मैं पार्षद साहब से इस बात का जवाब लेना चाहती हूँ। आक्रोश कहीं न कहीं इधर से भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? घटिया और अमानक निर्माण सामग्री के मामले में आज तक कितने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, जिनके खिलाफ आरोप लगाए चुके हैं और जिनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी है और जो आरोप सत्य सिद्ध हुए हैं? कमिश्नर साहब आप बताएंगे। देखो ये अतिवृष्टि के दौरान इस अब की बार जो काम हुआ था उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि घटिया निर्माण है और मैंने सबके भुगतान रोक दिए और ज़्यादातर काम दोबारा निर्माण करवाया गया है और ज़्यादातर काम पुनः निर्मित हो गया, दोबारा निर्माण करा के और दोबारा काम सही करवा दिया है। कारण इसका ये रहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान चलने की वजह से हमारा पूरा स्टाफ, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, पूरा स्टाफ अभियान में व्यस्त रहा। साइट पर ना जयन जा पाए और टाइम लिमिट में वो काम कराना था तो उसमें ठेकेदारों ने बदमाशी की है, वो काम नहीं की। तो बिल्कुल हमने उनके बहुत 90% ठेकेदारों के पेमेंट रोक दिए और उनके काम दोबारा सही, ये काम जो गली नंबर 3 का है, शेर रोड का आप बोल रहे हो, ये सारा काम दोबारा होगा, उसके बाद ही उस ठेकेदार को भुगतान होगा, अन्यथा नहीं होगा। 4 नंबर गली का नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। 4 नंबर का, 3 नंबर का मेरे ख्याल से नहीं हुआ, बिल्कुल पेमेंट हो चुका है। 3 नंबर गली का भुगतान, 4 नंबर गली त्रेजा जी वाली हिसाब से 4 दिन तक एप्लीकेशन लगी रही, प्रदर्शन भी हुआ, धरना भी दिया हम लोगों ने, एप्लीकेशन कलेक्टर तक को भी दी हुई है। नहीं, 4 नंबर गली का भुगतान अगर ऐसी बात है एप्लीकेशन आई तो मैंने जिसकी भी शिकायत हुई थी निर्माण की, उसका किसी का भुगतान नहीं किया और किया भी है तो पार्टली पेमेंट किया होगा, वो दोबारा डेफिनेटली उससे रिपेयर करवाएंगे, दोबारा सड़क बनवाएंगे उसे। हरपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। कमिश्नर साहब दो बातें जो हो रही है, भी भुगतान किया नहीं, अगर किए तो भुगतान किया जा चुका है जी, बिल्कुल किया जा चुका है। आप क्लियर करें किया या नहीं किया, आप क्लियर करें कि भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे देखो कितना पेमेंट होते हैं, मुझे रिमेम्बर नहीं है कौन सी गली का पेमेंट है। आप बंता सिंह जी या आप अपने JN से फोन पे पूछे भुगतान हो चुका है या नहीं हो चुका है। बात कर लेंगे JN से। गोपाल जी मैं आपसे डेफिनेटली दोबारा निर्माण कराएंगे। अभी जो नालियों कल बात कर सकते हैं, नालियों और रैंपों के नीचे जो पैमाइश हो रही है ठेकेदारों द्वारा, उसका जो भुगतान कितना काटा जा चुका है। आज जो फीता लगता है, एक नाली बनती है, नाली के नीचे, रैंप के नीचे काम नहीं होता। ये एक टेक्निकल मैटर है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी पहले बंता सिंह जी और उनसे उन्होंने कहा कि हम पेमेंट रुकवा देंगे और आज तक पेमेंट नहीं रुकी है। ये टेक्निकल बात है, आप नगर परिषद जाके बिल्कुल उनसे मिलिए, ये वहाँ पे बुलाकर दी हुई है मेरी आयुक्त वहाँ पर बुलाकर बिल्कुल आपको जो सही जवाब है, जो सही रास्ता है वो दिखाएंगे। प्लीज आप बैठिए। गोपाल जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भी 9वें महीने में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, सूचना का अधिकार हर आदमी को है और कमिश्नर साहब मैंने उस टाइम गोस्वामी जी थे, सूचना के अधिकार के अंदर वार्ड नंबर 27 के मैंने टेंडर मांगे, कहाँ कब टेंडर हुए और किस ठेकेदार ने क्या क्या काम किया, आज तक वो सूचना मेरे को नहीं दी गई थी। जब मैंने अपील की है, थोड़ा मैं भी अपील में लेट हो गया, मैं इसके लिए चलो मानता हूँ, मैं मेरी गलती मानता हूँ, परंतु कमिश्नर साहब इसके बारे में मेरे को बताएं कि क्या ऐसा क्या हुआ, अभी क्यों नहीं हमें वो सूचना मिली आज तक।
कि सूचना का अधिकार के अंदर हमने सूचना मांगी है, उसके बावजूद सूचना नहीं मिली। और बात रही कि कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि इन गलियों का 4 नंबर का यहाँ इस गली का भुगतान नहीं हुआ। देखो पुरुषोत्तम बोरा ने, हालांकि व्यक्तिगत मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, ये बनाई सब हनुमानगढ़ की पूरी पब्लिक को पता है कि ये बनी सड़क और दूसरे दिन ही बिखर गई। दूसरे दिन बिखर गई। ना तो कमिश्नर साहब, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, परंतु उनको ये देखना चाहिए कि इस तरह का घटिया निर्माण हो रहा है। घटिया एक ठेकेदार नहीं है, देखो जो नगर परिषद के ठेकेदार है इस टाइम सारे का सारा काम इस तरह से ही कर रहे हैं, ये इनको नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ये मानते हैं कि लोग भी ये बात करते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब कमीशन नहीं लेते, पहले के चेयरमैनों ने ठीक है कमीशन लिया, सब लोग मानते हैं, किसी का 3% था, किसी का 5% था। अब अगर 3% कमीशन, मान लो 3% से चले अपने, तो चेयरमैन साहब नहीं लेते तो उसके बाद में वो 25, 26, 27, 28% तक बात पहुंच जाती है, तो वो कमीशन नहीं जा रहा। फिर ये सड़कें क्यों नहीं मर रही ढंग से? ये क्या बात है? सड़कें तो कमीशन साहब बताएंगे तो भी क्या, कहाँ ये कमी रह रही है कि जब ये लोग कह रहे हैं कि ठीक कमीशन प्रथा बंद हो गई है, तो हमें तो नजर आ नहीं रहा भी कहीं भी कमीशन प्रथा बंद हो। अगर कमीशन प्रथा बंद हो तो 30% ही पैसा थोड़ी लगेगा। आज कमिश्नर साहब को पता है कि मात्र 30% पैसा लग रहा है, 70% और ठेकेदारों और नगर परिषद के कर्मचारियों के और अधिकारियों के जेब में जा रहा है। आपने बिल्कुल इशारा कर दिया और खुल्लम खुल्ला आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप। और हम ये बार बार कहते हैं कि जो पब्लिक है सब जानती है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या कुछ भी हो। हम आपके बीच आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं आपके बीच, प्लीज आप बैठिए। हम आ रहे हैं आपके बीच, आप बैठिए, कुर्सी पर बैठिए प्लीज। हाँ बताइए, पहले आप ही बताइए। मैं को राशन कार्ड कट्टे बड़े गरीब आदमी है, वो भी काम को जो नहीं हो रही। राशन कार्ड कैसे कट गया आपका? कोई कटा दियो बीपीएल कार्ड हो और कटवा दियो। आज मान 10 साल हो गया, मैं गरीब आदमी है, लोग घरे काम करिए रोटी खा। देखो कार्ड कौन जोड़न लग रहे? नहीं, उसके लिए तो उन्होंने जैसे बताया कि प्रोसेस है बकायदा, उसके बाद ही कटा होगा। आप दोबारा अप्लाई कीजिए। मैं 100 बार जाया सुबह सिंह ने हमारी सुनाई बंद करे। कमिश्नर साहब आप इनको बताएं इनको क्या करना चाहिए। हाँ 100 बार जाया, मैं सुनाई बंद करे हमारी। ये गलत दिशा में जा रहे आदमी। एक मिनट, ये सूबा सिंह ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਰ ਫੜ ਲਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ बैठा है। हाँ आप बताएं। हरपाल जी ने जो बात की बीपीएल वाली, मेरा निवेदन है इनसे कि जिन्हों के बीपीएल बने हैं, जिनको जरूरत नहीं है वास्तव में, उनको मेरा पूर्णतः निवेदन है कि वो अपने बीपीएल एप्लीकेशन देके कटवाएं। और मेरा एक ये निवेदन है, वार्ड पार्षद जी अपने देवेंद्र जी, जिनके घर के आगे से जाते हैं गलियों में, वहां दिखती है कोठी है और 2-2 बीपीएल में नाम लिखे हैं, तो पता नहीं लगता बात का। अगर कमिश्नर साहब दौरे पे आए हैं, वार्ड में आ चुके हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं, रेगुलर यहीं के निवासी हैं, हमारा जो वार्ड का पार्षद है यही वार्ड का है, रोजाना दौरे पर जाना, किसी की कोठी दिख रही है 4 मंजिल और वहां 2 बीपीएल के नाम लगे हैं तो दिखता नहीं किसी को, क्या अभाव है? इसका मतलब गरीब आदमी को जिसकी जरूरत है उसको तो मिल नहीं रहा, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको 2-2 घर में मिल रही है। आप जाइए मुआयना कीजिए, अभी जिनकी कोठियां बनी हुई है फर्स्ट क्लास, 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई बैठे, उनके बीपीएल है। और गरीब आदमी, जैसे ये मेरी बहन आई बोल रही थी कि मेरा समस्या है, पारी कॉलोनी के गरीबी लोग हैं, वहां लोगों में बीपीएल नहीं है। लगभग जो पारी कॉलोनी के एरिया या पिछड़ा वर्ग कच्ची बस्ती में रहती है, वहां उनके बीपीएल होने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं अब आ रहा हूं आपके बीच में। दरअसल होता क्या है कि बीपीएल जो योजना थी सरकार की, बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी पर दोषारोपण नहीं करना चाहूंगा, व्यवस्था जुड़ी बात, इसका राजनीतिकरण कर दिया गया। वोट पाने के चक्कर में लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों के नाम जुड़वा दिए, जबकि पात्र लोग रह गए। जैसे इस तरह के अभी विमला जी जैसे इस तरह के मुद्दे आए हैं, अभी हम पीछे आपके बीच आ रहे हैं, लेकिन आप हाँ ये काफी देर से आप हैं। पारी कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन और सड़कों की समस्या है, पाइपलाइन बिछी हुई नहीं है, रोड बनी हुई नहीं है, बरसात का टाइम में बहुत समस्या होती है, घर से निकलना दूर हो जाता है। आपने कोई पार्षद को कहा? पार्षद को कह रखा है और पार्षद साहब ने बोल भी रखा है कई दफा, कभी तक काम तो हुआ नहीं। हाँ देवेंद्र जी आप इनको बताएं क्या प्रयास किया आपने अब तक? गोपाल जी, थोड़ा सा लोगों को मैं
और आपको भी 3.5 साल पीछे ले जाना चाहूंगा। जब नगर परिषद के चुनाव होने वाले थे और मेरा भी मन था कि चुनाव लड़ूंगा, पार्षद बनना है, और लोगों के आशीर्वाद से बना भी। लेकिन पार्षद बनने के बाद सबसे ज्यादा उम्मीद पार्षद से होती है जनता को, क्योंकि रोड पे चलता हुआ, चौराहे पे, गली पे, मोहल्ले में, मकान में, हर जगह सबसे आसानी से कोई उपलब्ध होता है तो पार्षद उसका कान पकड़ लेते हैं और उससे उम्मीद करते हैं एमपी एमएलए वाले कामों की, क्योंकि एमपी और एमएलए है वो तो मिलते नहीं है, पार्षद मिलता है। सबसे ज्यादा गाड़ियां पड़ती है पार्षद को और पार्षद के पल्ले कुछ नहीं होता है, एक्चुअल बात कह रहा हूं। और वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि पहले तो क्या है कि पार्षद चेयरमैन चुनते थे तो कुछ दबाव रहता था चेयरमैन पे, और अब वो स्थिति भी नहीं है। हालांकि मेरा कोई अन्यथा नहीं ले इस बात को। अब जहां तक इनकी बात है पाइपलाइन की, देवीलाल जी बिश्नोई है, ये पारी कॉलोनी में रहते हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। वहां एक पाइपलाइन जो है वो घरों के नीचे से गई हुई है लोगों के। एक एक समस्या मैं आपको बताऊंगा कि एक एक समस्या कहां है, वो मेरे को पता है इस वार्ड की। वो पाइपलाइन लोगों के घरों के नीचे से गई हुई है और अब लोगों ने वहां उस पे मकान बना लिए पाइपलाइन पे। एक तो उनके समस्या, नींवों में पानी जा रहा है, लीकेज हो जाता है तो, और हमारे पीएचडी डिपार्टमेंट ऐसा है कि कहते रहो 3-4 महीने बाद नंबर लगता है एक लीकेज निकलने का। ये दुर्भाग्य है हमारे शहर का। और इनके जो पाइपलाइन डालने की बात है, कमिश्नर साहब बैठे, इनको पता है ये मैटर। अभी परसों ही मेरी बात हुई थी, 1,12,000 रुपए का एस्टीमेट बना हुआ है इनके पाइपलाइन डालने के लिए पारी कॉलोनी में 700 फीट एरिया का। पीएचडी से मैंने एस्टीमेट बनवा के वो एस्टीमेट भिजवाया, 1,12,000 का एस्टीमेट बना हुआ है और अभी तक वो पेंडिंग चल रहा है। अभी कमिश्नर साहब ही बताएंगे कि वो चेक कब कटेगा। थैंक यू। आप वन क्वेश्चन फॉर कमिश्नर सर, कि न केवल ये वार्ड नंबर 27 की समस्या है बल्कि पूरे शहर की समस्या है। जो पॉलीथीन है उस पर सख्ती से क्यों नहीं रोक लग रही है? 2 बार हमने भी प्रयास किया था मीडिया के थ्रू, तो उसके बाद में 1-2 बार कार्रवाई हुई, लेकिन अब वही वापिस फिर वही हाल है। क्या कारण है कि रोक नहीं लग रही है सख्ती से पॉलीथीन के लिए? हाँ बताइए। एक तो पहले इनकी बात पानी पाइपलाइन डालने की जो है, बुरा मत मानना। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है। पाइपलाइन डालना इज ए प्राइमरी ड्यूटी ऑफ पीएचडी डिपार्टमेंट, विच इज ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हमारी कर्तव्य में नहीं आता है हम पाइपलाइन डालें। और मैं ये कहता हूं कि नगर परिषद ने करोड़ों रुपए की पाइपलाइन वाटर सप्लाई के लिए शहर में डाली हो, जबकि वो हमारी ड्यूटी नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि हमारे पास आते हैं, उनकी समस्या सुनकर हमसे रहा नहीं जाता है और हम सैंक्शन करते हैं। और मैंने आने के बाद कोशिश की भी इसको बंद करें, क्योंकि हमारे मूल जो कर्तव्य है उसके लिए भी हमारे पास फंड इतना रिसोर्स नहीं कर पाए। पाइपलाइन खंबा शिफ्ट कराना लाइट का, नगर परिषद। पाइपलाइन डालनी है, नगर परिषद। बल्ब लगाना है, नगर परिषद। किसी के मकान के ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन जा रही है, शिफ्ट करनी है, नगर परिषद को एक बड़ा सा डिमांड नोटिस भेज देंगे, नगर परिषद कराए। तो वो डिपार्टमेंट जिनका ये मूल कर्तव्य है, बिजली सप्लाई का है, मेंटेनेंस का है, प्लस पाइपलाइन का है, पानी का है, उनको आप क्यों नहीं प्रेस कर? पाइपलाइन की बात आपके लिए, लेकिन पॉलीथीन के जो मुद्दा उठाया है, अब पॉलीथीन की बात करते हैं। तो पॉलीथीन के लिए देखो, कोई भी जो बुरी चीज होती है उसको हम फोर्सली नहीं रोक सकते। इम्प्लीमेंट फोर्सली कोई चीज नहीं होती है, इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस है और वो बहुत जरूरी है। हम समय समय पर अभियान चलाते हैं। हमारे पास इतना तो काम नहीं है कि हम रोजाना एक गाड़ी लेकर निकल जाए और पॉलीथीन पकड़ लें, जहां भी पॉलीथीन देखे उसको पकड़ लें, जहां भी पॉलीथीन देखे उसको पकड़ लें। चलिए मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और पब्लिक क्योंकि सब जानती है, सवाल भी बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर बीच का रास्ता हमें निकालना पड़ेगा, पब्लिक को और नगर परिषद को भी इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा बीपीएल कार्ड कटा हुआ है, मेरा वाल का ऑपरेशन हुआ है, मेरे से काम कुछ होता है, बहुत टाइम। बीपीएल को लेकर जो भी सवाल है, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा
कि बड़ा चूंकि जवाब आ चुका है। एक तो पेंशन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कह रही है पेंशन बन नहीं रही, यहाँ तो जो भी है आवेदन की बात हो रही और कह दिया गया है, बिल्कुल मैं आपकी बिल्कुल देख रहा हूँ। ऐसी स्थिति आती है तो क्या होना चाहिए? पेंशन आपको मिलेगी, आपको बता दिया गया है। पेंशन संबंधी जो भी प्रकरण है माता जी उसके लिए कैंप लगने वाला है आपके वार्ड में, आप वहाँ पर आइए, पेंशन मिलेगी आपको। अखबार में हमारा कार्यक्रम आ गया है, मेंबर के पास सूची भेज दिया है कि कैसे कैंप लगेगा, कब कब कैंप लगेगा। पेंशन जो भी वृद्ध है, जो 55 वर्ष से बड़ी महिला और 58 वर्ष से बड़ा पुरुष है और जिसके पास 60,000 रुपए से कम वार्षिक आय है, उसको पेंशन मिलेगी, 101% मिलेगी। कोई आदमी नहीं देगा पेंशन, चाहे वो बीपीएल में है या बीपीएल में नहीं है। जी 1 मिनट कमिश्नर, रोकना चाहूंगा आपको। हाँ आप बताइए। मैं इंदिरा कॉलोनी प्ले नंबर 5 में रहता हूँ। 15 सालों से करीब एक खाली प्लाट पड़ा है। मैंने काफ़ी बार उनसे भी सरपाल जी से बोला था, वहाँ गंदे कपड़े हैं, कोई मर जाता है तो कपड़े हैं, कोई पैदा होता है कपड़े डाल देता है, काफ़ी परेशानी होती है। और केदार जी गुप्ता जी को मैंने बोला था रोक के, और उन्होंने ये कहा था कि इसका मालिक का पता करो, इसका सही मालिक कौन है। और 15 सालों से तो कोई नहीं मिला। प्लॉट लावारिस है, लगता तो लवारिस है। लवारिस का मतलब नगर पालिका का कब्जा करके देखो ना, एक दिन सामने आ जाएगा लावारिस कैसे। कल 4 दीवारी बनाओ आप उसकी, लावारिस है। कई बोर्ड लगा दो, आप ही आ जाए, वो नगर पालिका रहे। गोपाल जी हाँ, मैं कमिश्नर साहब इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो प्लाट यहाँ बहुत पड़े हैं, ऐसे प्लाट एक नहीं, इनकी ये समस्या बिल्कुल वाजिब है कि जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में यहाँ क्या पानी भर जाता है, इस पूरे एरिया में ये समस्या रहती है। और कई बार कमिश्नर साहब को हम पहले मिले भी हैं, उनको कहा भी है कि जो ये खाली प्लाट पड़े इनको नोटिस दो। आयुक्त साहब, मैं धर्मेंद्र जी पारिक, इनको मैं कहता हूँ कि वो अपने जो ये कॉलेज वाला गेट की जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी दूर करवाएं। लेट आया लागू, लेट आया। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये पार्क है, वहाँ पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, तो बच्चे खेलने कहाँ जाए? बच्चे कॉलेज जाते वहाँ खेलने थे, गवर्नमेंट हो गया, तो हम कहाँ जाए खेलने के लिए? आप बताओ सर, किसने कर रखा है कब्जा? तो लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, तो नरपल के पीले बंदे चलता नहीं है, तो क्या करें बच्चे यहाँ के? आप बताओ सर भाई, आपने शिकायत की कभी नगर परिषद से? तो हम बच्चे कौन सुता? आप बताओ सर, आप तो जवान हो चुके हैं। नाबालिग सर मैं 17 वर्ष में 12 महीने का नहीं हुआ सर अभी तक मैं, इसलिए कह रहा हूँ। चलो कमिश्नर साहब, इनकी शिकायत को अभी दर्ज कीजिए, बहुत ऊर्जावान है ये। पार्क कौन से? सर यहाँ पार्क है सुंदर के अंदर, उसके पास एक है, उसके बाद कोई पार्क नहीं है। वार्ड कौन सा है? वार्ड कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 26 है। 26 की बात करने हम दोबारा आपके वार्ड में आएंगे, तब आप ये सवाल कीजिए। जी आप बताएं। अभी जिस तरह से खाली प्लॉट की बात कर रहे थे, तो मेरे बराबर में भी खाली प्लॉट पड़े हैं और उसमें नाली का पानी आके इस तरह से इकट्ठा हो रहा है कि उसके अंदर मच्छर और मक्खी पैदा हो रहे हैं। और मच्छर ने तो इतना अतिक्रमण कर दिया है कि जैसे कई बार तो हमें लगता है जैसे उठा के ले जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसमें भर्ती करवा दें या कोई नाली का मुहाना उस इस तरह के कोई खाली प्लॉट में ना हो। थैंक्स। सही फरमा रहे हैं आप। खाली प्लॉट के मसले को हम इतने आसानी से बिल्कुल दबा नहीं सकते इस मुद्दे को। कमिश्नर साहब बिल्कुल इसमें होना चाहिए नगर परिषद की ओर से कुछ न कुछ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कुछ कॉलोनियाँ जो अवैध कॉलोनियाँ बसी हुई है, उसका हमने अभी 1799 से पूर्व और बाद जो भी अवैध कॉलोनियाँ थी उनका प्लान बेड़ा तैयार किया है, नियमन की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के खाली प्लॉट है उन्होंने उनका पता नहीं कि वो प्लॉट किसके हैं, किसको नोटिस देवे और किसको सूचित करें। और बात रही हम प्लॉट में अगर भर्ती कराने लग जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि हम इस काम से निपट पाएंगे। असली मालिक की खोज के लिए नकली मालिक बनना पड़ेगा किसी को। बिल्कुल सही बात है। हाँ आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। हमारे मोहल्ले में नाली की समस्या है, पानी बहुत गंदा है, पानी का ये हल नहीं होता। मच्छर इतने प्लाट पड़े हैं, उसमें देख लो इतनी गंदगी है, हमारे मकान में इतना नुकसान हो रहा है, हम गरीब लोग नहीं बना सकते। इस मकान प्लाट का और नाली का आप कुछ करो। यही तो अभी सारी बात हो रही है कि बिल्कुल जो खाली प्लॉट्स हैं, ये प्लाट पड़ा है, ये मैडम का नंबर भाई साहब के पास है,
इस भाई साहब को हमने कहा था कि इस प्लाट का आप हल करो, हम गरीब लोग हैं, हमारे से कुछ भी नहीं होता, मकान आपने कैसे बनाया है वो तो हम जानते हैं, हमारी कोई ऐसा कोई काम नहीं है जो हम अपना कोई और काम शुरू कर सकें। आपने भाई साहब को कहा है यानी पार्षद को, क्या है बताइए। नाली वाली की समस्या है, 2-3 मरीज को कहा था भाई साहब को, नाली वाली समस्या नहीं है और सारी नाली बन गई हमारी, देखो ये कोटा नहीं बना, आप देखो तो अब देख सकते। बिल्कुल जवाब हम ले रहे हैं इनसे, आप बैठिए। गोपाल जी ये 1 मिनट चलो आप थोड़ा आप जवाब इसी में आप दे देना एक ही में। मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने बहन जी ने कहा ये नाली की बड़ी समस्या है, ये वाकई में बड़ी समस्या है, पूरे शहर में ही है, परंतु हमारे एक ये समस्या है, ये नाला है जो कमिश्नर साहब से पहले उस टाइम सारी की सारी नगर पालिका को पता है, नगर परिषद को इसका लेवल निकला था और पब्लिक को भी पता है, देवेंद्र जी को भी पता है। आज इसका लेवल क्या उल्टा है, रावसर रोड से हमारे घरों की तरफ उल्टा लेवल है इसका। तो उस टाइम क्या बंता सिंह ने कहा जी ठीक है ये पौने लगभग 2.25 फुट लेवल है, अगर 2.25 फुट लेवल उधर कर दिया जाए तो कमिश्नर साहब को पता है कि पानी भागा जाए। एक तो जहां तक प्लाट की बात है, निश्चित रूप से बड़ी परेशानी वाला प्लाट है वो कोई टीचर है मैडम, एक्चुअल में इन्होंने नंबर दिए थे मेरे को, इनके पास में ही है, मैंने उनको फोन भी किया था तो उन्होंने कहा भी हम बहुत जल्द इसकी 4 दीवारी करवाएंगे, लेकिन उन्होंने करवाया नहीं। और जब तक वो प्लॉट नहीं बन सकता तब तक क्या है कि नाली भी उधर से नहीं निकल सकती। और जहां भाई साहब कह रहे हैं हरपाल जी, इनकी बात भी बिल्कुल सही है, कभी यहां से लेकर एक्चुअल में तो क्या है कि पूरे शहर में कहीं लेवल नहीं है, जो भी नाली है, जैसे मैंने कहा भी 200 फुट नाली बना दो, उसको बना दिया, उसका आगे कहां मिलान होगा क्या होगा उसका कुछ लेना देना नहीं, 200 फुट नाली एक बार बन गई, आगे अब पीछे वाले लोगों का क्या होगा, आगे वाले लोगों का क्या होगा, ये कुछ प्लानिंग नहीं। एक मुद्दा आया है, जैसे नाली की तो बात हो गई अभी, जैसे बता रहे हैं कि बिल्कुल हो रहा है तरीके से, प्लॉट की बात आई है, ऐसे कितने प्लॉट हैं आपके वार्ड में जो खाली प्लॉट की बात हो रही है? मैडम का नंबर है भाई साहब के पास। नहीं एक प्लॉट है मेरे पास, एक प्लॉट नहीं, प्लॉट का बात हो रही है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि शहर में भू माफिया बहुत सक्रिय है, तो क्या भू माफिया की नजर से ये प्लॉट काफी दूर क्यों है अब तक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सरकारी जमीन चाहता हूँ कि जो ये पार्क के अंदर लोगों ने मकान बना रखे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी हैं और वो बहुत ऊंचे में लोग मानते हैं, तो उनका इनके पास कोई है क्या, अभी आपके वो प्रूफ है क्या पार्क के अंदर जो मकान बना सकते हैं क्या, और वो बनाया है उसकी निर्माण स्वीकृति किसने दी है, ये कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ। बताइए कमिश्नर साहब। पार्क के अंदर अगर निर्माण किया तो उसकी निर्माण स्वीकृति किसी ने नहीं दी है, वो अवैध बना है, बिल्कुल अवैध बना हुआ है। पार्क में अगर निर्माण किया तो बिल्कुल अवैध है, आप बताएं हमें, उसको दिखा के अगर है तो बिल्कुल इनको तोड़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने जो सामुदायिक केंद्र के पास में बहुत बड़ा एक पार्क है, उसके अंदर ये सामुदायिक केंद्र जी सूर्यनगर में, और आपके पूरा नॉलेज में है, और एक जो 1 नंबर गली ये सूर्यनगर की और ये 5 नंबर गली इंदिरा की कॉर्नर में बहुत बड़ा पार्क है जी, और वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, आप सब आंख मूंद के बैठे हो सिर्फ, और तो पब्लिक को बोलने वाले नहीं है, इसलिए है ये बड़ी बड़ी कोठी वाले पहुंच वाला तो कुछ भी कर सकता है, और आप ये कहते हो इस पार्क में कब्जा कर लो, प्लाट में कौन कर देगा, आप करके देख लो नगर पालिका वाले, आपके पास बहुत पैसा है, आप करके देख लो एक बार, है आप हमारे को बेवकूफ बना रहे हो, आप कैसे कह रहे हो आप ये पार्क में कब्जा कर लेंगे, आप इसकी जवाब निकालो, फिर आपको पता लगेगा इसका मालिक कौन है, आपको पता लगेगा, मालिक को पता लगेगा। और पहली बात ये कि पार्क के जो है उसे पीला पर्चा कब चलेगा ये आप बताओ बस। ये जो आक्रोश है पब्लिक का, इसीलिए हम बार बार कहते हैं अधिकारियों को ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। कमिश्नर साहब आप बताएं। देखो इन्होंने जो कहा है हर प्लॉट की 4 दीवारी, मैं फिर बार बार वही बात कहूंगा कि हमारे पास इतना रिसोर्स है ना, बहुत पैसे आपके पास। जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त नगर परिषद पर 7 करोड़ रुपए का कर्जा था, हम उधार में काम करवाते हैं, इनका उधार में, ये कहता है ना बहुत इनके पास पैसा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि नगर पालिका विविध प्रकार के कर है, नगरीय विकास कर, हाउस टैक्स और भी कई शुल्क होंगे, मंजूरी लेनी होगी, मंजूरी पर भी चार्ज लगता है,
तो कितने लोग मजदूरी लेकर निर्माण करते हैं, कितने लोग हाउस टैक्स भरते हैं, कितने लोग नगरीय विकास कर भरते हैं, जिससे ये दावा कर रहे हैं कि इनके पास बहुत पैसा पड़ा है। 7 करोड़ का कर्जा था जो अभियान में हमने आय प्राप्त करके उसको उतारा है, अभी बैलेंस बराबर हुआ है। हमारे पास इतना बजट नहीं हुआ कि हम जहां मर्जी तो वही टाइल लगा दें, शीशे की रोड बढ़ा दें। जब पार्कों की जो पार्कों पर निर्माण की बात हो रही है, बजट नहीं होता कि बजट हमारे पास इतना बजट पड़ा है। पार्क की बात मैंने की है, पार्क का इन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक। पार्क का जवाब संतुष्टि नहीं है आपका, पार्क का जवाब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका पार्क का जवाब दें। आप बैठे, इसकी निर्माण स्वीकृति सही है क्या? बस ये निर्माण स्वीकृति नहीं है इसकी, तो आप कैसे उसको बढ़ा रखा है बिल्डिंग है? आपको आपके क्या आप करते हैं, सबको पता है, पार्षद को पता है, सबको पता है, सब लोगों को पता है, लेकिन आप वो आंखें क्यों मूंद रखी हैं? आप हमारे को जवाब दो इस बात का। नहीं मेरी बात सुनो, पार्क में निर्माण हो गया, उसकी किसी ने भवन निर्माण मंजूरी नहीं दी है और आंखें मूंदने वाली बात है, तो मेरे को इस मामले क्या हो सकता है, इस मामले में बताइए क्या हो सकता है? इसका निर्माण हो गया नहीं हो गया, अगर वो ऐसा मैटर है तो उसको चेक करवा लेंगे और बिल्कुल उसको हटवाने की कार्रवाई करेंगे। सर इसके अंदर पार्क है जो 1 नंबर का, इसलिए नंबर के पीछे चौक में पार्क है, उसके अंदर नगर पालिका की बाउंड्री बनी हुई थी और बोर्ड भी लगा हुआ था आज से 18 साल पहले, 15 साल पहले, और वो बाउंड्री के धीरे धीरे करते कुछ लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया वहाँ, और बोर्ड का और दीवार का नामो निशान नहीं है। नहीं भाई साहब 15 साल हो गए मेरे को, और ये जो दीवार है अभी भी आपको कुछ उसका निशान दीवार का मिल जाएगा, जो बाउंड्री थी उसका कुछ निशान अभी भी, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। कोठी बन गई अब तो बन गई, कुछ है, कुछ दीवार है उसमें, तभी तो दिक्कत आ रही है। हाँ कमिश्नर साहब बताएं आप क्या हो सकता है इसका? इस बात का जवाब होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेगा। जवाब आप दो तभी आगे बढ़ेगी बात। देखो सुनो, ये प्रकरण मेरे जानकारी में नहीं है, अगर कोई ऐसा पार्क पर निर्माण है तो जरूर इसको रिमूव कर दिया जाएगा, हटवाया जाएगा। इसमें कोई कार्रवाई करें आप, अन्यथा तो क्या होगा फिर बताओ, इतने साहज ही कुछ नहीं। पार्षद महोदय और कमिश्नर जी एक दूसरे से पल्ला झाड़ रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि ये समस्या मेन रोड की जो है हमारी, इस मेन रोड की समस्या ट्रालियां निकलती है, इसको तो हम थोड़े से रुपए में इस ट्रालियों को बंद कर सकते हैं क्या? इस रोड में हम पोल नहीं लगा सकते? कमिश्नर साहब और मेंबर साहब ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, हम करेंगे आगे करेंगे, ये तो छोटी सी बात है, इसे पोल लगवा दो, ये मेन ट्रालियां जो बंद हो जाएगी। और जो वार्ड के अंदर जो महिलाएं रो रही थी वे मेरा बीपीएल कार्ड नहीं बना, इसमें एक पार्षद को 2-4-5% का एक पावर होती है जो कलेक्टर से अंत्योदय योजना के दौरान उस महिला को लाभ दिला सकता है, वो स्वीकार क्यों नहीं करता इस बात को? क्या मेरी बात गलत है या कमिश्नर साहब की यह बात गलत है? और जो निर्माण स्वीकृति की बात है वो कमिश्नर साहब कहते हैं मुझे पता नहीं है कि इंस्पेक्टर 50-50 हजार रुपए तनख्वाह किस चीज की लेते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है? कमिश्नर साहब कहते मेरी जिम्मेवारी नहीं है, पब्लिक बताए। कमिश्नर साहब ने तो कह दिया, कमिश्नर साहब ने तो कह दिया कि आप मकान पे कब्जा कर लो। कमिश्नर साहब को पता होना चाहिए कि मुकदमा में वो तारीख कौन बोलते हैं, गरीब आदमी। ये नगर पालिका की जिम्मेवारी। कमिश्नर साहब से फिर निवेदन है, वार्ड मेंबर से फिर निवेदन है, अगर किसी गरीब आदमी को जरूरत है तो उसकी आप सहायता करवा सकते हैं। कमिश्नर साहब की ड्यूटी बनती है कि वार्ड में गलत मकान या कोई रोड के ऊपर नाली या घर की कुई बना रहा है तो उसकी जिम्मेवारी नगर पालिका की है, पार्षद की है। वो कभी शिकायत की है पार्षद ने कभी नगर पालिका को? इस बाबत बताइए, मैं एक शिकायत की तो। धन्यवाद गोपाल जी। आप काफी उत्सुक हैं, बताइए। मैं एक ही बात कहूँ, मैं 10 बार फार्म भर दियो और जमा को निकलो, मैं पैसा को निकल गरीब आदमी घर जाओ आगे सिर में दाग हो गए। कौन क्या आपने कौन सा एप्लीकेशन दिया आपने? मैं फार्म भर के राशन कार्ड लगा और 10 बार भर के दे दिया और बस सुबह से सारा दिन रोया और फिर भी बारी कौन सुनी आती है, बार फिर भी कौन सुनी उसकी आती है। सुनो 1 मिनट, ज्यादा 1 मिनट रुको। आप सुबह सिंह वाली बात पर इनका मैं एक बार निपटारा कर देता हूँ। अब ये माता जी कह रहे हैं राशन कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड। अब मैं ये कहता हूँ कि राशन कार्ड बनाना नगर परिषद की ड्यूटी नहीं है, तो सुबह सिंह के पास क्यों जाते हो आप? डीएसओ के पास जाओ, डीएसओ जिला रसद अधिकारी राशन कार्ड बनाते। हम क्यों ये सबको पता है। सुनिए, ये राशन पता नहीं है इसके लिए, और बीपीएल में नाम जोड़ने के लिए बार बार ये कहते हैं भाई राइट बैलेंस पर आप नहीं जा रहे। यहाँ नहीं है
तो मैं क्या करूँगा बाबू साहब ने वार्ड मेंबर से संपर्क करो आप, राशन कार्ड और बीपीएल का नाम कैसे जुड़ता वार्ड है? मेंबर ने मैं 10 बार जाए गया, वो यहाँ भी सुनाई नहीं करता, वो भी सुनाई नहीं करता मेरे। 70 बार सूचना दे दी राशन कार्ड की, मेरे कार्ड बनना क्या नहीं। आप ऐसा करना, आपका मेरी बात सुनो, कार्ड बनना क्या नहीं, जब मैंने कहा मेरा कार्ड बनवा दो, हम नहीं, मेरे से क्या नहीं है, मेरे नहीं है, आत्मा नहीं है, आप क्या करोगा? तो मैं क्या करा, खाना रहूंगा किधर रहूंगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। देवेंद्र जी आप बताएं, आप बताएं। आप ऐसा करो, आप कल ऑफिस में आओ। साहब रुको रुको, कल ऑफिस में आओ। मेरे को पता है क्या समस्या है। गोपाल जी, इनके समस्या राशन कार्ड की नहीं है। इनके जो समस्या है ना, कभी 10 साल हो गए इनको यहाँ आए हुए, बीपीएल की भी नहीं है। 10 साल इनको आए हुए हो गए, ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गरीब है, जरूरतमंद भी है। इनका क्या है कि किसी भी वोटर लिस्ट में आज तक नाम नहीं है, किसी भी वोटर लिस्ट में न इनका वोटर आईडी कार्ड बना है। अब क्या है कि राशन कार्ड तो अप्लाई किया हुआ है इनका, राशन कार्ड का राशन कार्ड तो आ जाएगा आपका, राशन कार्ड इनका बन जाएगा राशन कार्ड। और वोटर आईडी कार्ड की जहां तक बात है, मैंने इनको ये निवेदन किया था, मैंने कहा पीछे जहां भी कोई थोड़ा बहुत आप रिकॉर्ड ले आओ तो आपका वो वोटर आईडी कार्ड और वोट भी बन जाएगा। अगर वैसे नहीं बनेगा तो फिर अपने लिख के कोई हल्फनामा दे के और प्रोसेस से मई के अंदर, मई के फर्स्ट वीक में या जब भी अब अभियान लगेगा वोट बढ़ने का, तब आपका वोटर आईडी कार्ड और वोट दोनों बन जाएंगे। क्योंकि ये बात मेरे को अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने बताई थी। और जहां तक भाई साहब मनमोहन जी निवेदन कर रहे थे, बता रहे थे कि कोई कोटा मिलता है क्या, तो कमिश्नर साहब कोई पार्षद का कोटा है क्या अंत्योदय योजना का? या तो उनको जानकारी नहीं है या मेरे को जानकारी नहीं है। नहीं, कोई कोटा नहीं, ऐसा कोई कोटा नहीं है अंत्योदय का। अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना के तहत किस चीज का कोटा? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर, हाँ अंत्योदय योजना और होती है। हाँ, अंत्योदय योजना है, उसमें क्या पार्षद को कोई पार्षद, अरे कोई कोटो देवो तो सही, मैं तो कहा देवो कोई कोटो, पार्षद न की देवो तो सही। अगर निवेदन करे तो डॉक्टर साहब से, जैसे भाई साहब ने बताया, मैं बाईपास सर्जरी हुई है मेरी, एक थैलीसीमिया की रोगी थी, बताया था लड़की का। अगर वार्ड मेंबर कलेक्टर साहब से निवेदन करे तो उन्हें सहयोग करवा सकते हैं। अगर उनको सरसा जाना, वो अलग मसला है, वो अलग मसला है, निवेदन करना और जाके मिलना। कोटे की जहां तक बात है वो बात कर रहा हूँ। सिरसा जाना पड़ता तो वो इलाज यहाँ भी नहीं, उस मुद्दे पर वो बात मनमोहन जी वो बात बीच में रह गई थी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे थैलीसीमिया वाली बात है, तो मैं इस मंच के माध्यम से गोपाल जी भाई साहब, जो थैलीसीमिया वाली जो बच्ची है, हमारी एक संस्था बनी हुई है श्री रामनवमी उत्सव कमेटी आपनो संघ, तो निश्चित रूप से वो संस्था भी अपने वार्ड में भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको हम किताबें उपलब्ध कराते हैं। गायों के लिए हरा चारा, अन्य सामाजिक काम जो भी है, किसी गरीब कन्या की शादी, उस हिसाब से हम सहायता करते हैं। जो थैलीसीमिया वाली बच्ची है उसकी मनमोहन जी हम आर्थिक सहायता भी हमारे संगठन के द्वारा करेंगे, आपनो संघ द्वारा हम उसकी मदद करेंगे। और जब कभी भी ब्लड की आवश्यकता की बात है तो मेरे ख्याल से कभी ऐसा कोई दिन नहीं होता, कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि कोई न कोई फोन आता है। और भगवान की दया से सभी भाई बंधुओं के सहयोग से हम ब्लड के लिए भी मदद भी करते हैं। और उस बच्ची को जब भी ब्लड की जरूरत होगी या आर्थिक रूप से कोई भी जरूरत होगी तो मेरे से संपर्क कर ले, यथा संभव जी जान से उसकी मदद करवाएंगे। हाँ माता जी बताओ। मेरा था है नहीं का मन तक कराए थे भी को था धंधा। दोबारा बताओ क्या कह रही हैं आप? मकान दे जगह थोड़ी जी दे देना तो मैं मकान को माड़ा मोटा पाला ते मैं जो तक कराए थे भी नहीं कोई था धंधा। महल्ले च जाके सारे पुछना मुंडा बैठा भी कोई मकान कराए थे भी नहीं दिंदा, कहते दे असं की करिए ते। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में कौन कौन है? परिवार च एक तो जयपुर बैठा ते दो इत्थे बैठे है, वो आपको अपने कहते असं अपने बच्चों को पालना, तेन की करिए। देवेंद्र जी आप जानते हैं इनको, क्या है मामला? बिल्कुल जानता हूँ माता जी को। इनका एक बेटा तो यहाँ पारिक कॉलोनी में रहता है, एक वो ड्राइविंग करता है, जयपुर में रहता है। तो माता जी के मेरे ख्याल से पेंशन भी आ रही है और ये
इनकी बेटी इनके साथ रहती है शायद, अब इन दिनों में तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन शायद इनके साथ रहती है। बीपीएल वगैरह नहीं है? ये है इनका बीपीएल। बीपीएल है तो निश्चित रूप से आपको मकान मिलेगा, पैसा मिलेगा आपको। पेंशन भी इनकी शायद आ रही है। पेंशन आ रही है आपके, मकान भी मिलेगा आपको, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप बताइए। सर जितेंद्र सुतार मेरा नाम है, गली नंबर 2 इंदिरा कॉलोनी में रहता हूँ। हमारे गली में आवारा पशुओं की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, काफ़ी बार कह दिया फिर भी लेकिन समस्या नहीं होती, सुनाई नहीं होती। क्या हाल है, इस मसले का कोई हल हो ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आवारा पशुओं की समस्या, जिसे हम निराश्रित पशु कहते हैं, बहुत बड़ी समस्या है और आप काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए। मैं ये बता रहा हूँ जी, जो ये आवारा पशु और जी गंदी नालियाँ में सीधी लैटरिन छोड़ रखी है, उसकी पाबंदी करें। ये सेफ्टी टैक्स है, एक समस्या थी। ये एक बात ये छोड़ दिया आपने, जो कच्ची बस्ती और पक्की बस्ती में करके इंदिरा कॉलोनी के वास्ते वो छोड़ दिया बेचारे, उसके बारे में पूछ रहे। डायरेक्ट पाइप लगा रखी है, ऐसी गंदगी छोड़ दी। देखो, और समस्या तो बिल्कुल जायज है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास 3 गो शिविर है, 2 टाउन के अंदर है, 1 जंक्शन के अंदर है, वो सारे बड़े बड़े हैं। इंदिरा कॉलोनी के अंदर खारे पानी की समस्या है, खारा पानी ज़्यादा आता है, मीठा पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं है। ये कब तक होगा और मीठा पानी कब से स्टार्ट होगा? ये पीएचडी से आप संपर्क, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। एक नगर परिषद से भी है, आवासीय कॉलोनी के अंदर फैक्ट्री लगी हुई है कॉटन की, तो वह क्या नगर पीएचडी से संपर्क करें या नगर परिषद से संपर्क करें? उसके लिए आप हमसे संपर्क करें। कर लिया आपसे हैं? आपसे अभी कर रहे हैं। हाँ नहीं, उसको अगर चल रही है तो उसको बंद करवा दें। अगर आवासीय रेजिडेंशियल एरिया और बाकायदा वो बिना अप्रूवल के चल रही है तो हम इसको जरूर बंद करवा देंगे। अब से रोड पे है फैक्ट्री, कॉटन फैक्ट्री है, आप देख भी सकते हैं उसको। एक और भी समस्या है सर, एक सा मशीन भी चल रही है वार्ड नंबर 27 में, ये भी आवासीय कॉलोनी में आ रहा मशीन, कहाँ तक उचित है? कौन सी कॉलोनी में काम? वार्ड नंबर 27 में, इंदिरा कॉलोनी में। जी मेरे को जानकारी नहीं, इसको कल दिखवा देंगे, कराएंगे, बंद करवा देंगे इसको भी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, आप लोग कुछ गोपाल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, एक मिनट देवेंद्र जी, पहले इनकी बहस सुन लो। सर, एक जो ये एफसीआई और कॉटन फैक्ट्री की जो ट्रालियाँ चलती हैं, इन ट्रालियों से बड़ी परेशानी होती है। और दूसरा ये कि जो आगे की साइड नगर पालिका इंदिरा कॉलोनी की आगे की साइड में जो गली है, उस गली के अंदर कचरा कभी साफ नहीं होता। पानी की प्रॉब्लम भी वैसे ही आ रही है, पानी आने लगा है पर उसके अंदर लीकेज बहुत ज्यादा आ रहा है, तो पानी बिल्कुल गंदा आता है। ये अभी जैसा अभी, हाँ देवेंद्र जी, आप क्या प्रयास कर रहे हैं? जो बात की है ट्रैफिक की, जहां तक बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने विषय उठाया है, क्योंकि हमारे 2 बड़ी समस्याएं, एक तो एफसीआई के गोदाम यहाँ है, दूसरा हमारे एक चाचान फैक्ट्री है, जो भी बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होनी चाहिए वो शिफ्ट। उसके लिए कलेक्टर साहब को हमने पहले ज्ञापन दे के फोटो भी खिंचाई है। ठीक है, तो वो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कॉलेज का फाटक है वो बड़ा कंजेस्टेड है। कमिश्नर साहब से मैं निवेदन करूंगा, आप रेलवे को भी लिखे हैं, हम भी हमारे स्तर पर प्रयास करेंगे। मनमोहन जी बैठे हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, वर्तमान में कांग्रेस की राज्य में सरकार है, सेंटर में सरकार है, आप एमपी साहब से, मंत्री जी महोदय से बातचीत करके एक तो वो फाटक बड़ा हो जाए या वहां कोई अंडरब्रिज बन जाए, और इस एफसीआई के जो गोडाउन है वहां इतने ज्यादा, अब तो क्या है कि हमारा जीना दुभर हो जाएगा। और मैं जनता को भी, आप लोगों को भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम जागेंगे नहीं, ये जो बड़ी लाइन शुरू हो रही है, हमारी तो हालत होने वाली है कि बिल्कुल हम कैद हो जाएंगे इधर लाइनों से इधर, क्योंकि वो 40 गाड़ियां चलेगी। और अगर अंडर ब्रिज नहीं बना, वहां ओवर ब्रिज या अन्य कोई समाधान नहीं हुआ, तो हमारा तो जीना दुभर हो जाएगा। हॉस्पिटल की अन्य जो भी समस्या है, वो ओवर ब्रिज जो बना था उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा जी। तो आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात पशुओं की बात है, देखिए गाय को, हमारे हिंदू धर्म में हम सब लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं। सुबह अपने इंदिरा कॉलोनी गोपाल जी वार्ड नंबर 26, 27
और 25 के कुछ स्वयंसेवी कार्यकर्ता, मैं भी कभी कभार जाता हूँ यहाँ गौशाला में सेवा करने जाते हैं, सुबह हरा चारा डालना उनको, उनने जो भी। उसके पास में एक गौशाला बनी हुई है, मैंने जब पूछा तो बताया कि नगर परिषद का स्थान है, नगर परिषद की गौशाला है। और आपने जो तय किया कमिश्नर साहब, आप यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन इतनी लचर पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए कि कितने टाइम से गौशाला के प्रधान मेरे को कह रहे हैं कि अभी वो पशु शिफ्ट करेंगे और आज उस बात को करीब 2 महीने हो गए। तो 300 क्या, मैं कहता हूं वहां पे 1000 पशु आ सकते हैं, वो इतनी जगह। और ये हम आपको आश्वासन देते हैं, ये हम आपको आश्वासन देते हैं कि वहां चाहे आप 1000 पशुओं को भेज दो, उनके हरे चारे का जितना आप देश को उतना दे देना, उनका रहने का करने का सारी व्यवस्था हम करेंगे। बिल्कुल देवेंद्र जी, हम यहाँ पे रोकेंगे, काफी समय हो चुका है, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। हेलो, जब से देवेंद्र पारिक भैया उठे हैं और उसके बाद में समस्या सारी हल ही हुई है, कोई भी समस्या नहीं है कि जो भी अड़ी है। इस इंदिरा कॉलोनी की, पार्क कॉलोनी की समस्या बढ़ती बढ़ती गई है और कीमत बनी है। इस पूरी कॉलोनी में चाहे कितना भी कर दो भला, और जो पूरी कॉलोनी है ना, कुछ भी कहे कुछ भी ना कहे तो कॉलोनी बेकार है सारी। सर गाय के लिए कुछ भी कह रहे, ये पूरी इज्जत उठ जाती है जब तो पार्क कॉलोनी को नहीं कहते हैं ये पार्क जी हमारी इज्जत उठ गई है। एक बार भी नहीं फोन करते हैं, हमारी पोलोथीन गई, हमारा गोबर उठ गया, हमारा फलाना उठ गया, ये तो कह देते हैं, पर पार्क को एक बार भी नहीं कहा हमारी इज्जत भाग गई है, ये तो नहीं कहते हैं ना। गाय को ये तो कह देते हैं हमारी गाय फिर गई, हमारा गोबर उठ गया, हमारा कचरा आ गया, हमारा ये आ गया। ये नहीं कहते कि हमारी ये लड़की भागी, एक बार हमारे घर पे आओ, ये नहीं कहते। हम यही कहना चाहते हैं। और देवेंद्र पारिक ने जब का ये उठा है ना, तो 20 साल का यूको बैंक वाला ये फाटक था ना, ये बंद था, तो ये यूको बैंक कोई किसी ने जो 45 वार्ड मेंबर उठे हैं ना, तो ये जो ये हो रहा है ना, तो कोई वार्ड मेंबरों ने कुछ भी नहीं किया है। आज मैंने ये पहली बार देखा है, 15 साल के बाद पहली बार ये देखा है मैंने, कोई वार्ड मेंबर ने शक्ल तक भी नहीं दिखाई है मेरे को। आज पहली बार मैं ये देख रही हूँ। यानी आप संतुष्ट हैं पार्षद से? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ यहाँ पे आके भी। और कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास कर रहे हैं जो भी है। 10 रुपए कनक खा के ये गरीब जनता आज रुपये खा के भी इसका हराम कर रही है, सब बेकार कर रहे हैं। और जो कहते पोलाथीन कार्ड बंद कर दो ना, पोलाथीन देवेंद्र पारिक चलाता है क्या पोलाथीन? कचरा हम भंगी को कहते हैं ये कचरा नहीं, ये पार्षद को नहीं कह रहे उठाने के लिए, ये तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था की नहीं। आप मेरी बात सुनो, हम वाल्मीकि को कहते हैं कि भैया यहाँ मत करना, कचरा वहाँ कर देना, क्या हम सिर पे ढालें क्या? तो ये बात हम देवेंद्र पारिक को कहें तो देवेंद्र पारिक क्या बोलेगा? वो सारा दिन गलियों में थोड़ी ना फिरेगा। कोई 1000 जनता है तो देवेंद्र पारिक एक है, 50 फोन सुनेगा हमारा तो एक फोन ही करेगा, आगे वाला एक फोन स्विच ऑफ करेगा, तो देवेंद्र पारिक क्या करेगा? ये कहना चाहती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि बात इसलिए हो रही है कि देवेंद्र पारिक इस पार्षद हैं, इस वार्ड के नेता हैं वो, और हर पब्लिक की एक उम्मीद है अपने नेता से। नहीं, बिल्कुल। अब चूंकि बहुत ज्यादा बहस हुई है और हमें लगता है कार्यक्रम हम समापन की ओर ले जाएंगे, लेकिन लास्ट में आप बताएं। देवेंद्र जी ने कहा कि ये जो हमारा मैन फाटक है ये बंद हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या है इस कॉलोनी के लिए। और इस बाबत हम कलेक्टर साहब से परसों मिलकर आए थे, और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि रेलवे विभाग या अंडर ब्रिज बनाएगा, अगर नहीं बनाएगा फिर भी मैं इसकी जांच करवा लूंगा, इस अंडर ब्रिज को बनवाने का काम करेंगे। और दूसरी ये जो पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, इस वार्ड में पारी कॉलोनी 26-27 और चचान फैक्ट्री में खारा पानी आ रहा है इतने दिनों से, और हमारे स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के सहयोग से अपने एमएलए कोटा से 14 लाख रुपए मंजूर करके पाइपें डलवा दी, जिससे जल्दी हमें मीठा पानी मिलना लग जाएगा। मैं चौधरी साहब का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद सभी वार्डवासियों द्वारा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चेक दे रहे हैं क्या? हमारे पास जी 1 महीना हो गया बंद ही पड़ा है जी, इसलिए चेक है। ये कोई मकानों की योजना के आया था, ये गलत हो गया नाम जी। 1 महीना हो गया, कमिश्नर साहब के गए थे आज सवेरे जी, बैठ के आगे 8 बजे गए थे, 6:45 बजे आगे जी कमिश्नर साहब आते हैं, अब आते हैं, ये नहीं आए जी, पूछना जाए आज आए कि नहीं आए नगर पालिका। ये तो अभी पेंशन अभियान चल रहा है, उसमें व्यस्त होंगे, आप कल जाके करवा सकते हैं। जंक्शन के अंदर वार्ड नंबर 37 का पेंशन अभियान था और 6 बजे तक वहां अभियान में था, और शाम को 6:30 और 6:45 बजे आपने फोन, ऑफिस बैठा हूं मैं,
नहीं बैठे हैं ऑफिस हाँ, में, लेकिन ऑफिस आया ऑफिस से मैं। कोई बात नहीं, कल आप करवा लीजिए। मैं ऑफिस में आया था, मैं ऑफिस में आया था, 7 बजे ऑफिस आया था। 6:40 पे आया हूँ मैं जी, नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं 7 बजे ऑफिस आया था। कोई बात नहीं, कल करते हैं, कल। और स्वच्छता के बारे में बात चली यहाँ पर, हमारे नगर परिषद के काफी कर्मचारी हैं जो सफाई के काम में लगे हुए हैं, या वार्ड कुछ नगर परिषद ने बांटे हुए हैं जहाँ पर ठेके पर सफाई दी जाती है। इस कॉलोनी में ऐसी समस्या है स्वच्छता की, देवेंद्र जी से मेरी लगातार इस बारे में बात होती रहती है, और लगभग 1 साल पहले डॉक्टर केदार जी गुप्ता को बुलाकर हम लोगों ने यहाँ पर उनको दिखाया था कचरे का ढेर। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कुछ दिनों तक ये जो प्रोसेस है स्वच्छता का वो ठीक चला, लेकिन जो सफाई कर्मचारी इस वार्ड में ठेके पर लगे हुए हैं, वर्बली उनको कुछ भी कहने पर नहीं तो वो ध्यान देते हैं। हम सबको ये लगभग व्यवहार में सबके आ रहा है। और एक बात रही थी बीच में कि नालियों का जो झुकाव है या नालियों की जो बनावट है वो इस तरीके की कि पानी किस तरफ बह रहा है किसी को पता नहीं है। मैं आपको रोकूंगा, इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन जो नालियों का जो बहाव है वो इसलिए है कि उसमें जो मिट्टी पड़ी है वो कभी भी आज तक निकली नहीं है सर। हमने बहुत बार, मैंने खुद अपने घर के आसपास वो नाली निकालता हूँ, लेकिन सफाई कर्मचारी को कहने के बाद भी वो मिट्टी नहीं निकलती है। एक सर और बात है, मैं जब छोटा था उसमें डीडीटी वगैरह छिड़कते थे नगर परिषद की ओर से, फिनाइल डाली जाती थी, काला पानी तेल डाला जाता था मच्छरों के लिए। इतने सालों में कभी भी वो न तो फिनाइल का कभी स्प्रे हुआ है, न डीडीटी का स्प्रे हुआ है, न वो काला तेल डाला जा रहा है। क्या बजट खत्म हो गया, या वो बजट जो दिया जा रहा है वो लैप्स हो गया, या वो बजट आपने कागजों में दिखा दिया? कहाँ है वो बजट? नगर आज आयुक्त साहब खुद बैठे हैं। आपकी बात, हम आपकी भावना वो समझ चुके हैं, और हमें लगता है बहुत ज्यादा बहस हुई है, और मैं समझता हूँ अगर इसी तरह से जनता जागरूक रही बहुत बढ़िया परिणाम आने वाला है। लास्ट में पार्षद देवेंद्र पारीक से हम जानना चाहेंगे कि अपने वार्ड के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास, संक्षिप्त में बताएं। वार्ड के लिए जो वो योजना है, जैसा हमने चुनाव में वायदा किया था कि वार्ड नंबर 27 को हनुमानगढ़ नगर का नहीं, हनुमानगढ़ जिले का 1 नंबर वार्ड बनाएंगे। और अभी हमारे पास 1.5 साल का कार्यकाल बाकी है। पर्यावरण की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से, और लाइट्स व्यवस्था, अन्य जो भी बेसिक चीजें, सड़कों का, नालियों का निर्माण, यानी कोई कमी वार्ड में विकास की नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में हम कमिश्नर श्रवण बिश्नोई से जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से खासतौर पर सफाई व्यवस्था पर सवाल बार बार उठता है, निर्माण जो प्रक्रिया है आपकी उस पर भ्रष्टाचार के खुला आरोप लगते रहे हमेशा, इस 2 बिंदुओं पर आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? सफाई पे मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अभी माता जी आप मेरे से मिलना, अभी अपनी बात हो गई ना। माता जी आप जो भी कहना चाहती हैं प्लीज बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? भाई पैसे आ गई, पेमेंट आ गई तो देते नहीं पैसे। कौन सा पैसा आ गया? मकान का। मकान का। आप मेरे से मिलना, अभी आप पार्षद से मिलिए, देवेंद्र जी से मिलिए, अभी आप मिल लीजिए, कार्यक्रम के बाद आप मिल लीजिए प्लीज। हाँ सवेरे मिल लीजिए, अभी मिल लीजिए। कमिश्नर गोपाल जी, कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, हरपाल जी भाई साहब भी बैठे हैं, और पूरे वार्ड नंबर 27 की जनता भी बैठी है। जहां तक सफाई का मसला है, मैं पूरे वार्ड से और आपसे भी माफी चाहता हूं, और मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने वो प्रयास करके देख लिया जो नहीं करना चाहिए। अभी पिछले 10 दिनों से यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे, वो गवाह है कि मैं उन सफाई कर्मचारियों के साथ लग के भी, फिर भी, और 3 महीने से ठेकेदार के मैंने वो जो संतुष्टि फॉर्म पे साइन कराते हैं, मैंने साइन नहीं किए। और बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार, अब वो भी ठेकेदार है, अपने शहर का ही बासिंदा है, इधर उधर से कहलवा देता है, तो कई बार मजबूरी में हमें साइन भी करना पड़ता है। आप भी संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कमिश्नर साहब ने मौका देखने के बाद भी आज तक 0 रिजल्ट है, कुछ भी रिजल्ट नहीं है। कमिश्नर साहब बारी आपकी है, आप बताएं। इनकी बात सही है, सफाई व्यवस्था से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। अभी पिछले बार पहले जो ठेका व्यवस्था थी उसमें हमने अब की बार चेंज किया है। हम ठेका प्रथा को खत्म करके और डायरेक्ट लेबर सप्लाई का अब की बार टेंडर किया। हम लेबर सप्लाई करेंगे, वार्ड ठेके पर नहीं देंगे। तो 1 मई से हमारे 200 आदमी एक्स्ट्रा आ रहे हैं और 10-10 आदमी प्रत्येक वार्ड में एक्स्ट्रा मिलेंगे।
और 1 मई से 10 मई के बीच में मैं उम्मीद करता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो ये हमने अब की बार नई इनसे जिद करके, इन्होंने कहा था नहीं वही व्यवस्था रखो, ठेका व्यवस्था, और हमने इनसे जिद करके मैंने कहा कि मुझे 3 महीने का टाइम देवें और नई जो सिस्टम मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ इससे काफी सुधार आएगा। तो वो सिस्टम 1 अप्रैल से अडॉप्ट होना था, लेकिन टेंडर प्रोसेस में लंबा होने की वजह से वो 1 मई से हो रहा है। अब वर्क ऑर्डर भी दे दिए हैं, 1 मई से लेबर सप्लाई शुरू हो जाएगी, ट्रैक्टर ट्रॉली लेबर एक्स्ट्रा। तो 1 मई से 10 मई के बीच में आपको सफाई के अंदर बहुत ज्यादा सुधार आएगा। और मैं खुद राउंड लूंगा, वैसे भी मैं नॉर्मली ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन लगभग कभी निकल ही जाता हूँ मैं, हफ्ते में 1-2 बारी तो राउंड लेने के लिए सुबह जल्दी। और आपके वार्ड में मैंने बिल्कुल पैदल राउंड लिया है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं माता जी, आप गलत बोल रहे हैं। मैं सुबह 6 बजे आया हूँ, आप सो रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल सो रहे होंगे आप। मैं सुबह 6 बजे आया हूँ और आपके मेंबर साहब के साथ में पूरे वार्ड में पैदल घुमा था। कमिश्नर साहब जी, मैं ये कहना चाहती हूँ भी अब तो कचरा घर के बाहर है, यो यही हाल रहा तो कचरा हमारे घर के अंदर जाएगा। कृपा करके इसकी जो भी है कंडीशन इसकी सही करनी चाहिए। बिल्कुल सुधार हो बाकी आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, जो घरों में पशु बांधते हैं, ठीक है, वो सारा गोबर हमारी नाली में आता है। तो हमारा मेरी बात सुनो, यहाँ कचरा गिरने की जगह नहीं है, वो सारा गोबर धो के नाली में आता है। कल हमारा कोई बच्चा नाली में पड़ जाए तो हमारा बच्चा नहीं मिलेगा, नाली से कीड़े मिलेंगे। इतनी व्यवस्था हमारी नाली की बहुत ज्यादा खराब है। 5 नंबर गली यही इंदिरा कॉलोनी, तो इस हमारी नाली का समाधान आप जरूर करना। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे। हमारी यही बेनती है, जनता को बोल के कहो कमिश्नर साहब, जनता को बोल के कहो क्या वो नहीं बननी पड़ेगी रोड। हमारी यही बेनती है, हमारी नाली और पानी की समस्या पानी बहुत है। बिल्कुल हमें विश्वास करना होगा। प्लीज कहाँ से गुजरता है? प्लीज बैठिए। प्लीज बैठिए। रामरुमी करना कोई बुरी बात है क्या? रामरुमी करना बुरी बात है? जनता का बनाया हूँ। पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। बैठिए आप बैठिए प्लीज। बैठ गए भाई साहब, भाई जी बैठ गए। कमिश्नर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गोबर भर रहे हैं घरों के अंदर, वो आप समाधान नहीं कर सकते। कराएंगे। ये जो सड़कें नालियां जो पहले बने हुए ऑलरेडी, उसके बावजूद हर साल वो रिपेयर होती है। तो ये दूसरी जो कॉलोनियां बनी है, कच्ची बस्तियां बनी है, 60-70% मकान बन चुके हैं, तो उनको रिपेयर वहाँ सड़कें नालियां क्यों नहीं बनाते? ये बार रिपेयर कर रहे हैं जो सड़कें नालियां ऑलरेडी बन चुकी हैं। बिल्कुल सही बात, ऑलरेडी बन चुकी है, हर साल रिपेयरिंग होती है, ये क्यों? मेरे पास समय की सीमा है, प्लीज आप सबसे माफी चाहेंगे। और हमने 2 महीने हो गए, वो पट्टे वाली और सीट कटवाई, आपने कहा कि वो पट्टे वाली सीट पट्टे बनवा देंगे, अभी तक वो पट्टे नहीं बनवाया। जब जाते हैं तब कहते हैं जी फाइल तैयार नहीं है। आज भी मैं जाके आया हूँ, आप जंक्शन गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि फाइल तैयार नहीं है। मैंने वहां देखा तो फाइल तैयार पड़ी है, साइन हुए पड़े हैं, तो वो देखो फाइल तैयार है, वो कहते हैं जी अभी तक तो ये हुआ नहीं है। अब बताओ क्या करें, कर्मचारी ऐसे करते हैं। आप मेरे से मिलें, आप व्यक्तिगत है। अच्छा, आप जंक्शन गए हुए थे, आप बैठिए प्लीज। आप ऐसी कोई भी समस्या हो, परेशानी हो कर्मचारी से, प्लीज मेरे से संपर्क करें। मेरा सर निवेदन है, देवेंद्र जी इस बात को कभी अन्यथा न लें। पूरा निवेदन है इस बात का, मेरे घर के आगे जो नाला जो सीधा जाना चाहिए था वो क्रॉसिंग इस तरह से क्यों है? बिल्कुल ये जायज है या नाजायज है? देवेंद्र जी इस बात का जवाब दें। देवेंद्र जी संक्षेप में बताइए। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल जायज है। इनके जो नाला सीधा जाना चाहिए था वो इनके घर के साथ मिलान कर दिया गया है, ऑलरेडी वो पहले से था। और ये कमिश्नर साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि इस नाली को यूं सीधा निकाला जाए 5 नंबर गली से। ठीक है सर, एक साल से सर मेरा यही आश्वासन आ रहा है कि ये सीधा जाएगा। पहले ये बात थी कि एक घर बन जाएगा पार्षद दीवान जी का, आगे जैन साहब हमारे बंता सिंह जी का घर है। तो कुछ भी राजनीतिक दबाव है जो भी है उसको हटाते हुए, किसी भी दबाव में, देवेंद्र जी से मेरा पूर्ण निवेदन है, किसी भी दबाव में ना रहते हुए, आपकी बात वो समझ चुके हैं और निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल पूर्ण तरह से नुकसान हो रहा है। सारी गलियों का पानी एक नाली में आ रहा है, ओवरफ्लो। बिल्कुल आपकी बात समझ गए, प्लीज बैठिए।
अभी आपने देखा वार्ड नंबर 27 में हम जब आए, जनाक्रोश भी है, संतुष्टि भी है और खूब सारी समस्याएं भी है। फिर अगले हफ्ते हम किसी और वार्ड का जायजा लेने जाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।